Hello everyone, in this series of one stop solution for current affairs, we're going to complete Science and Technology PT365 of Vision IS। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की PT365 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मैं इसको लिंक कर दूंगा आपके PYQ के साथ प्लस स्टैटिक के साथ। दैट मीन्स दोस्तों आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा रिवाइज कर लोगे इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। जितना भी इसका स्टैटिक कॉन्सेप्ट है उसे सब रिवाइज कर लोगे मेरे साथ ही। और मैं आपको PYQs भी दिखाऊंगा, इसके अंदर मैं ये बताऊंगा आपको कि भैया यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना आपको, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखो 2011 से 2024 तक है ये ईयर्स देखोगे ना आप, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो वेटेज देखोगे आप इसके अंदर, वो एवरेज 11 क्वेश्चंस का है। दैट मीन्स कि आपको 10 to 11 क्वेश्चंस जो है ना आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिलने वाले हैं प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर, ठीक है। और ये दोस्तों बता दूं एक बात और, ये सारे क्वेश्चन ना जितने भी साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, ये मोस्टली जो है करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये PT365 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और एनवायरनमेंट की बोलूंगा दोस्तों मैं तो, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी करंट अफेयर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है। और मैं आपको इसके अंदर देखो वेटेज दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी से ना 20% क्वेश्चन पूछेगी यूपीएससी, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको 2011 से लेकर 2024 तक के, ठीक है। और आप देखोगे ना एस्ट्रोफिजिक्स स्पेस टेक्नोलॉजी इससे 19% क्वेश्चन पूछ रही है, और बायोटेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा 21%। फिर देखोगे आप फिजिक्स स्पेशली फिजिक्स देखोगे तो 14% क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी। केमिस्ट्री से 8%, बायोलॉजी से 14%, और डिजीज रिलेटेड से, ठीक है, ओनली 5% क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इसी वेटेज के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। दैट मीन्स कि आपको हायर वेटेज वाले टॉपिक को पहले सही से रिवाइज करना है, याद करना है, समझना है, ठीक है। और इन लो वेटेज वालों को इन पे ज्यादा फोकस नहीं करना, इन पे ज्यादा आपको समय बर्बाद नहीं करना अपना, ठीक है। इनसे एक दो क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए आप अपना समय ना बर्बाद करें, ठीक है। ज़्यादा फोकस करें जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है, ठीक है। और दोस्तों देखो हमारे चैनल पर गोल्डन रूल्स की वीडियोस मिल जाएगी टू क्रैक प्रीलिम्स 2025, ठीक है। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। और मैं आपको सारी PT365 कंप्लीट करवा रहा हूँ जो भी विजन IAS आपको देता है करंट अफेयर्स की सीरीज में, ठीक है। और दोस्तों हमारी इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर की सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है, यूट्यूब पर, ठीक है, जहां पर मैं आपको पूरी पॉलिटी लक्ष्मीकांत चैप्टर वाइज याद करवा रहा हूँ विथ इजी ट्रिक्स विथ क्लैरिटी कंसेप्ट। तो इस वीडियो को जरूर देखना, इस सीरीज को सही से फॉलो करना दोस्तों। इसी से प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बनेंगे, मैं ये कह रहा हूँ गारंटी के साथ, ठीक है। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। एक बार इसको वीडियो को देख लेना आप, तो समझ में आएगा गारंटी क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, और इससे पहले ना मैं आपको पीवाईक्यूज दिखाना चाहूंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कि भैया यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। तो ये वेटेज वगैरह तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि भैया पीवाईक्यू किस तरीके से यूपीएससी पूछती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी से, ठीक है, वेरियस डेवलपमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स देखना है आपको, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड देखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से देखना है, दैट इज आईटी, और साइबर टेक्नोलॉजी से देखना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको थीम्स दिखा रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। मैं थीम्स दिखा रहा हूँ कि जिस थीम्स के ऊपर हम या आप प्रिपेयर करोगे अपने आप को, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। दैट मीन्स इन थीम्स को आपको प्रिपेयर रखना पड़ेगा। क्यों? ये थीम्स जो है रिपीट करती है यूपीएससी, ठीक है। तो इन अगर थीम्स को देखोगे आप तो समझ पाओगे कि भाई यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है आपसे, ठीक है। अगर आप सिलेबस देखोगे ना दोस्तों, या फिर आप बुक देखोगे, तो भैया इतनी इतने बुक के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है करंट अफेयर से, भाई कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। इनकी कोई लिमिट नहीं होती रिसोर्सेज की। तो इतने सारे लिमिट नहीं होती, तो क्या सोर्स हम देखें भैया जो रिलेवेंट सोर्स हो, इससे पता चल जाए कि हमें क्या पढ़ना है हमें और क्या नहीं। तो वो पीवाईक्यू है दोस्तों, इसलिए मैं सबसे पहले आपको पीवाईक्यू सिखाता हूँ, ठीक है। चलो पीवाईक्यू समझते हैं कि भैया यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन बनाती है। तो आपसे ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी, ठीक है। 2023 के अंदर देखोगे, ठीक है, 2024 में भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, यूपीएससी ने साइंस एंड टेक से। देखो यहाँ पर पूछ लिया फंक्शन ऑफ एक्सीलरोमीटर, ठीक है। तो एक्सीलरोमीटर का क्या फंक्शन है, तो यहाँ पर मैं बताऊँ ना, एक ट्रिक बताता हूँ आपको, इसके अंदर ऑल थ्री है इसका आंसर। दैट मीन्स कि भैया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा वेग सा स्टेटमेंट नहीं बनना, ठीक है, कोई एब्सोल्यूट सा स्टेटमेंट नहीं बनना, तो उसका आंसर ऑल थ्री ही होता है या ऑल अबव होता है, ठीक है, साइंस एंड टेक के एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको गोल्डन रूल्स में भी बताया था, ठीक है। फिर नॉन फंजीबल टोकन से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। दैट मीन ब्लॉकचेन इन सब से रिलेटेड जो न्यूज में आ रहे हैं, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है इससे रिलेटेड, उसके बारे में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है जी, ये भी देखेंगे। अच्छा वेब 3.0, ठीक है। तो भैया भैया वेब के अंदर भी कोई टेक्नोलॉजी चल रही है, आईटी सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके बारे में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है।
इसमें ये पूछ रहा है कि भाई शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी कौन सी है इनमें से, ठीक है। अब आगे देखोगे तो ड्रोन्स के एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ रहा है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन के बारे में पूछ रहा है, और ये इस बार भी न्यूज में है दोस्तों, ठीक है। ये जितने भी थीम्स दिखा रहा हूँ ना, ये सब के सब न्यूज में हैं दोस्तों, ठीक है। जितने भी यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना थीम, ये सब आपको PT365 के अंदर भी मिल जाएंगे, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मिल जाएगी PT365 में भी, ठीक है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दिख जाएगी अभी आपको, मैं बढ़ाऊंगा अभी आपको इसके अंदर ही। डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड AR VR क्या होता है, ये इसके ऊपर में पूरा टॉपिक है, ठीक है। मैंने इसके अंदर हाईलाइट भी कर दिया आपके लिए, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, इसकी ना PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, हाईलाइटेड वाली PDF, ठीक है। चलो, तो जैसे डिश नेचर क्या होता है, यही पूछ रहा है UPSC आपसे। वेरिएबल टेक्नोलॉजी क्या होते हैं, ठीक है। अब ट्रम्स रिलेटेड क्वेश्चन भी UPSC आपसे पूछता है, ठीक है। तो ट्रम्स वगैरह भी देखेंगे हम, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखो दोबारा से, CRISPR-Cas9, ठीक है। तो इसके इसके बारे में तो ये बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। अभी PT365 में दिखाऊंगा आप। API के बारे में पूछ रहा है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस, ठीक है। डिजिटल इंडिया, 3D प्रिंटिंग के ऊपर पूरा टॉपिक आया हुआ है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, लाइफाई, इसके ऊपर भी पूरा क्वेश्चन आ रखा है, लाइफाई के ऊपर। नियर फील्ड टेक्नोलॉजी, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, इसके ऊपर भी देखो टॉपिक आ रखा है आपका PT365 के अंदर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई डिवाइसेस। तो इस तरीके से भैया जो भी न्यूज में आ रहे हैं ना चीजें, ठीक है, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी देखेंगे हम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखते हैं भैया एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपसे नेबुला पूछेगा, नेबुला क्या होता है भैया ये बताओ, ठीक है। किसका ऑन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है ना। सोलर फ्लेयर्स क्या है, मतलब इसके इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम क्या है, ठीक है। अब ये रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर इन लाइट ईयर्स, तो कंसेप्ट पूछ रहा है आपसे दोस्तों। कंसेप्ट में क्लियर करूंगा आपसे, आपको सब कुछ, ठीक है, आपको क्लियर करूंगा अभी सब कुछ। तो देखो लीजा पाथ फाइंडर, इवोल्ड लीजा, ठीक है, जिसके बारे में UPSC पूछ रहा क्वेश्चन, और इससे पहले ही पूछ चुका है इवोल्ड लीजा के बारे में, ठीक है आपसे। सैटेलाइट इमेजेस, रिमोट सेंसिंग डाटा यूज्ड, क्या इनमें से किसके लिए यूज होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। GPS टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे PYQs में मैंने आपको थीम्स दिखा रहा हूँ, और इन्हीं थीम्स के ऊपर ना आपको पूरी PT365 देखने को मिल जाएगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ठीक है। इन्हीं थीम्स के ऊपर मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ, जैसे कि ये देखो, अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी में, तो आपसे जीन्स के बारे में बता दिया, ठीक है। जैसे नोबेल प्राइज किसको मिला है मेडिसिन में, ठीक है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में बात हो गई है, PYQ आ चुका है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के बारे में बातें, RNA एडिटिंग के बारे में बातें, ठीक है। और अगर आप देखो तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, ये सब क्या है आपका स्टैटिक का टॉपिक है दोस्तों, सभी रिवाइज होगा, ठीक है। DNA रिपेयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जीन थेरेपी के अंदर मैंने कार्टी सेल्स के बारे में भी बताया था PT365 और PYQ के अंदर, ठीक है। UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर। स्टेम सेल आपका स्टैटिक का टॉपिक है, ठीक है। ऑर्गेनो चिप देखो, ये पिछले साल भी न्यूज में था, इस बार भी न्यूज में है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका स्टैटिक का टॉपिक है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्वेश्चन ही पूछ रखी है UPSC, ठीक है। इस बार इवन कि CAPF के एग्जाम में भी UPSC पूछती है क्वेश्चन, CDS के एग्जाम में पूछती है, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे भैया, नैनो यूरिया तो बहुत ज़्यादा न्यूज में चल रहा है, ठीक है, नैनो फर्टिलाइजर वगैरह, तो ये भी देखेंगे अभी इसी PT365 में। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस PT365 के जितने भी कंसेप्ट हैं, ठीक है, शेडिंग का टॉपिक है, सब आपको अभी रिवाइज करा देता हूँ। और दोस्तों आपको पता है मैं PT365 किस तरीके से कंप्लीट करा रहा हूँ, आपको हाईलाइट करके देता रहा हूँ सब कुछ। प्लस दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको याद रखना है और क्या नहीं रखना, ठीक है। ये बता रहा हूँ कि इतना ये याद रखना है आपको। जिसको तो बोल देता हूँ ना मैं याद रखना है तो याद रखो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। और जिसको बोल देता भैया रहने दो, मत करो, मत करना दोस्तों, ठीक है। देखो 100 पेज से अबव आपकी ये PT365 है, ठीक है। फिर आपको 100 पेज से अबव एनवायरमेंट की मिलेगी, इकोनॉमिक्स की मिलेगी। कितना याद रख पाओगे आप एग्जाम में, चीजें याद नहीं रहती इतनी, ठीक है, भूल जाओगे, क्योंकि आपको भैया और भी स्टैटिक की रिवीजन भी तो करनी है, उनको भी तो याद रखना है, ठीक है। तो जो जो बताऊंगा ना उनको आपको ढंग से याद रखना है, जो, ठीक है। और ये भी बताता रहूंगा कि आपको ये नहीं पढ़ना तो वो बिल्कुल मत पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है दोस्तों। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी कंसेप्ट क्लियर करेंगे इसके, ठीक है। जितने भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसे कंप्लीट करेंगे। जैसे कि जीन्स हो गया, इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स हो गए, ठीक है। आपसे UPSC एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, जिनको ना ये बायोलॉजी सब्जेक्ट से डर लगता है, जिनको वीक है ये सब्जेक्ट, ठीक है, मैं आपसे बोलूंगा क्लास 9th की NCERT की बुक आती है साइंस की, ठीक है। इसे सही से पढ़ लेना, ठीक है।
इसमें भी 2 चैप्टर पढ़ने हैं सिर्फ आपको, ठीक है, 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। और ये दोनों चैप्टर जो है ना बायोलॉजी के हैं, एक और सेल्स के ऊपर, ठीक है, चैप्टर, और दूसरा है इसका टिश्यूज के ऊपर, ठीक है। तो सेल्स और टिश्यूज वाला ये 2 चैप्टर सही से पढ़ लेना खुद से, आपको मुश्किल से 1 आवर लगेगा और ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके अंदर आपको डीएनए आरएनए क्या होता है ये सब कंप्लीट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका सेल्स का काम क्या होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, मेरिस्टेमिक टिश्यूज क्या होते हैं, ये दोनों चैप्टर के अंदर आपका ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है और ये आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, वरना आपको परेशानी होगी ये सारे टॉपिक्स को समझने में। तो इनको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और जिन्होंने पढ़ रखा है तो मैं भाई आपको सब कुछ रिवाइज करा रहा हूँ इसके अंदर, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, जीन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीजें देख लेते हैं, जैसे कि इन्होंने दे भी रखा है कंसेप्ट कॉर्नर के अंदर, ठीक है, कि जीन्स होता क्या है। तो जीन्स सिंपल भाषा में समझो भाई, इन्होंने बता भी रखा है, सेगमेंट्स ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए के अंदर ही एक सेगमेंट होता है और उसी सेगमेंट के अंदर आपको जीन मिलेगा, ठीक है। तो जीन से ही बना है समझ लो डीएनए, या फिर डीएनए के अंदर आपको जीन्स मिल जाएगा, ठीक है। अब डीएनए इज एन इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, खुद बोल रहा है वे न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, ठीक है, फाउंड इन ह्यूमन सेल्स अलोंग विद राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी। तो मतलब डीएनए के अंदर ही न्यूक्लिक एसिड होगा, और न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे ह्यूमन सेल्स के अंदर होते हैं, और इसके साथ आपको आरएनए मिल जाएगा, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म पता चल गया, आरएनए की फुल फॉर्म पता चल गई आपको। अब आगे बढ़ो दोस्तों, देखो यूपीएससी के अंदर डीप में बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप एमबीबीएस नहीं कर रहे। अब आगे बढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ प्रोटीन एंड अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ठीक है। तो अगर क्रोमोसोम्स पढ़ना बहुत जरूरी था, और क्लास 9 की जो एनसीईआरटी की जो बुक है ना सेल्स वाला, उसके अंदर क्रोमोसोम्स के फंक्शंस आपके लिखे हुए हैं। तो मैं बोलूंगा भैया उसे सही से पढ़ लेना अगर क्रोमोसोम्स आपको समझ में नहीं आते। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम्स क्या है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है किसका, प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन से बना हुआ है ये। अभी प्रोटीन क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, उसके अंदर आपको सेल्स वाले चैप्टर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ प्रोटीन, और ये सिंगल मॉलिक्यूल होता है किसका, डीएनए का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट यूपीएससी ये लाइन बोल कर ना आपसे पूछ लेगी इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। और यूपीएससी ने पूछा भी है, जैसे कि उसके यूपीएससी ने जीनोम के बारे में आपसे पूछ रखा है कि जीनोम इज एंटायर सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शन फाउंड इन अ सेल, ठीक है। तो जीनोम के बारे में आपसे यूपीएससी ने पूछ रखा है और इन्होंने लिख भी रखा है, ठीक है। और पीवाईक्यू को लाइन लिख रखा है इन्होंने यहाँ पर कि जीनोम क्या है, एंटायर सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शंस फाउंड इन अ सेल, ठीक है। तो ये जीनोम होता है, जीन्स और जीनोम में ये फर्क ध्यान रखना, ये एंटायर सेट होता है डीएनए इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, जो कि सेल में पाया जाता है। अब ये सेल क्या होता है वो बोलूंगा क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो भाई साहब, अभी बेसिक चीजें हैं, अभी मैं आपको इसके अंदर बढ़ाने चलूंगा। तो ये पीटी 365 है, 5 से 6 घंटे में जाकर रिकॉर्ड होगी, ठीक है। फिर इसको रिवाइज करोगे आप, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे, तो कैसे काम चलेगा। तो एक बार बेसिक्स को साला समझ लो, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो, जिनको पता है उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस है भाई। तो साफ बात, ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं डीएनए, ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, ये तो बहुत ही बेसिक है। अब डीएनए के अंदर क्या क्या मिलेगा, तो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर देखे जाए तो एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन मिलेंगे, ठीक है। तो इसको तुम शॉर्ट फॉर्म में याद सकते हो ATCG, ठीक है। अब इसके अंदर हो आरएनए के अंदर यूरासिल मिलेगा इन प्लेस ऑफ थायमिन, मतलब यहाँ पर थायमिन नहीं होगा, इसकी जगह आपको यूरासिल मिलेगा, बाकी सब डीएनए का ही जो साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन ये सब मिलेंगे, बस यूरासिल की जगह थायमिन आ जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन क्या है डीएनए का, तो ये स्टोर रखता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, बिल्कुल बात सही है। मैंने कहा था ना जीन्स आपको, जीन्स से मिलकर बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए, या फिर डीएनए के सेगमेंट्स को आप जीन्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है कि भैया आपके माता पिता से आपको क्या है, जेनेटिकली मिला है आपको, ठीक है। तो वो डीएनए के अंदर मिलेगा। आरएनए का काम क्या है, तो आरएनए रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आरएनए जो है ना रेगुलेट करता है इसे, जीन एक्सप्रेशन को, एंड प्ले इन की रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन बनाने में, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए आरएनए का की रोल होता है, ठीक है। चलो आगे, जीनोम एडिटिंग, अब देखो इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। अब जीनोम एडिटिंग होता क्या है, इसको आप जीन एडिटिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। अब जीन एडिटिंग से क्या होगा, अब खुद सोचो, अगर जीन के अगर किसी के चेंज कर दें, हम एडिटिंग कर दें, तो उसका जो इनहेरिटेंस वाला पार्ट है वो चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, कैसे, इनेबल साइंटिस्ट टू चेंज एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए सीक्वेंस लीडिंग टू चेंजेस इन फिजिकल ट्रेट्स, ठीक है, बात सही है, उसके फिजिकल ट्रेट चेंज हो सकते हैं, लाइक आई कलर, ठीक है, डिजीज रिस्क उसके कम हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं उसके अंदर ऐसे डीएनए का जीन डाल दें जो डिजीज से लड़ने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो, एबल हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ कर दे तो
फिजिकल ट्रेट चेंज होने का संभावना होती है जीन्स एडिटिंग के अंदर, मतलब होता ही है, बिल्कुल संभावना क्या होता ही है, ठीक है। यूजेस यूजेस साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस। अभी एचडीएन क्या होते हैं, इसको साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस कहते हैं टू मेक। अभी साइड डायरेक्टेड क्या होता है, देखो साइड का मतलब किसी एक साइड पे ये डायरेक्ट होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस, टू मेक चेंजेस दैट में आइदर बी स्मॉल डिलीशन और एंड आ सब्स्टिट्यूशन और एडिशन ऑफ सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अभी इसके बिल्कुल भैया मैं तो नहीं बोलने वाला कि आप बिल्कुल डीप में पढ़ो इसको, ठीक है। यूपीएससी आपसे डीप में क्वेश्चन नहीं पूछती है, बार बार रिपीट करूंगा इस बात को, ठीक है। आपको अगर डीप में पढ़ना है ना तो उसका फाउंडेशनल कोर्स ज्वाइन कर लेना किसी का, ठीक है, जो एमबीबीएस ने कर रखा हो, और वहां से पढ़ते रहो, ठीक है। क्वेश्चन 10 से 11 आते, और बायोटेक्नोलॉजी से मुश्किल से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3, ठीक है। तो प्रीलिम्स के 2-3 क्वेश्चन के लिए आप एक पूरा कोर्स ज्वाइन कर लो, वो आपकी समझदारी है, ठीक है। बाकी मैं आपसे यही बोलूंगा भाई साहब, आपको एमबीबीएस नहीं करना है। यूपीएससी आपसे डीप में क्वेश्चन नहीं पूछती है, आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, तो आपको जनरल नॉलेज रखनी है चीज़ों की, ठीक है। जनरल नॉलेज इज सफिशिएंट टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। इन अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो पीवाईक्यूज बता रहे हैं ना आपको कि भैया देखो यूपीएससी डीप में क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, तो क्यों आप डीप में पढ़ना चाहोगे कि भैया साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस के सारे फंक्शन जान लो आप, किसमें होता क्या है, इसके सारे एग्जांपल देख लो आप, नहीं भैया नहीं, मत पढ़ो, ठीक है। अभी मैं ये सब चीज क्यों समझा रहा हूँ आपको, देखो बच्चे गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं, वो इसके गूगल देख लेंगे, गूगल पे से सर्च करेंगे, इसकी वीडियो देखेंगे, फिर इसी में समय बर्बाद कर लेंगे, फिर अदर सब्जेक्ट के कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, ठीक है। फिर प्रीलिम्स एग्जाम कैसे निकलेगा भाई साहब, आपको सारे सब्जेक्ट इक्वली दिया करने हैं, ठीक है। आपको साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री, इन सबको ना इक्वल वेटेज देनी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन तो हर सब्जेक्ट से आ रहे हैं, ठीक है। और आप किसी को एक को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे तो आप समझ लो 10 से 12 क्वेश्चन तो एक सब्जेक्ट के तो हम मिस कर दोगे, ठीक है। और इससे तो वही क्वेश्चन मैक्सिमम 10 to 11 आने वाले हैं साइंस एंड टेक से, और बायोटेक्नोलॉजी से फिर कितने आएंगे, 2 या 3, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा। तो इनमें समय मत बर्बाद करा करो, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा समय बर्बाद करते हुए, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज, अभी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज आपको बिल्कुल पढ़नी है, बिल्कुल, ठीक है। क्यों, यूपीएससी ने पूछा है, आपसे खुद पूछ लिया है कि क्रिस्पर 9 या केस 9 क्या है, तो ये क्या है, क्लस्टर रेगुलर इंटरस्पेस शॉर्ट, ये आपको फुल फॉर्म नहीं पढ़नी, ठीक है। अब इसका साफ समझा करो कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी सही है, ठीक है। क्रिस्पर केस 9 ये, ठीक है, एक सीजर है, ठीक है, जो जीन्स को मतलब एक तरह से कट करके दूसरे जीन्स को ऐड कर देगा, ठीक है, क्रिस्पर केस 9, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, ठीक है। जिंक फिगर न्यूक्लियस, ठीक है, जेडेफेंस, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस, ठीक है, टैलेंस, ये आपको पढ़ना है कि भैया जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज में इनका काम है, बस। यूपीएससी इतना ही पूछती है आपसे कि ये है क्या, ठीक है। तो जीनोम एडिटिंग क्या होता है, ठीक है, जीन एडिटिंग पढ़ लिया, तो जीनोम एडिटिंग क्या होता है, जीनोम एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जेनेटिक एनर्जी और इंजीनियरिंग, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि जीनोम एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्यों इंजीनियरिंग कर रहे हैं यहाँ पर कुछ बनाने की बात हो रही है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, इन द सेंस दैट genome editing does not involve the introduction of foreign genetic material, ठीक है। तो जीनोम एडिटिंग के अंदर भैया हम कोई फॉरेन मटेरियल या फॉरेन जेनेटिक मटेरियल का यूज नहीं करते, बट जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं दोस्तों। वहां पर इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, इंजीनियरिंग वर्ड समझा करो ना, इंजीनियरिंग का मतलब वही कुछ नया लाने की बात कर रहे हैं ना, कुछ नया करेंगे, ठीक है। तो नया लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर से कोई मटेरियल नया लाना पड़ेगा ना, चेंजेस आने पड़ेंगे ना, मतलब फॉरेन जेनेटिक मटेरियल का यूज हो जाता है इसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जीनोम एडिटिंग के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसजीन भी कहते हैं, ट्रांसजीन क्यों कह रहे हैं, ट्रांस का मतलब क्या समझते हो आप, दो अलग अलग जीन को हमने मिला दिया, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात। आप क्रिस्पर कैस 9 समझते हैं, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है, तो काम क्या होता है इसका, क्रिस्पर केस 9 इट चेंजेस जेनेटिक कोड, बात समझ में आ गई, जेनेटिक कोड को चेंज करता है और एडिट्स डीएनए एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे डीएनए को एडिट कर सकता है, ठीक है। अब एडिट करेगा डीएनए को, तो इनहेरिटेंस चेंज होगा ना, फिजिकल जो आपको इनहेरिटेंस मिल रही है वो चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब इनका वर्क क्या है, तो कट एंड पेस्ट का काम है इनका, बिल्कुल बात बनाया था, कटिंग सीजर है ये, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म ऑन डीएनए स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जेनेटिक कोड दैट नीड टू बी चेंज आर आइडेंटिफाइड, बिल्कुल बात सही है। अब केस 9 प्रोटीन क्या है, इट इज यूज्ड एज अ पेयर ऑफ मोलिकुलर सीजर, ठीक है, मैंने बताया ना, ये पेयर है किसका, मोलिकुलर सीजर का, to cut off apart from strand allowing modification to the genome, बस इतना समझा करो, ये
मोलिकुलर सीजर है, ठीक है, पेयर ऑफ मोलिकुलर सीजर है टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ स्ट्रैंड एंड फॉलोइंग मॉडिफिकेशन टू द जीनोम, मतलब चेंजेस ला देगा, मॉडिफिकेशन ला देगा जीनोम के अंदर। बस इतना ही समझो दोस्तों, इससे ज्यादा डीपली नहीं घुसना। जीनोम सीक्वेंसिंग, अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है? अब देखो सीक्वेंस वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि इसको हम जीनोम को सीक्वेंस कर रहे हैं। तो इसमें सीक्वेंसिंग में होगा क्या? डिटरमाइंस द एग्जैक्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर को देख लेंगे ना, हम सीक्वेंस कर लेंगे भैया, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, तो सीक्वेंस करके क्या कर सकते हैं? सीक्वेंस करके डिटरमाइन कर सकते हैं एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बेस पेयर इन एन इंडिविजुअल डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द बेस पेयर, तो बेस पेयर जो होता है ना, जो इंडिविजुअल का डीएनए स्टैंडर्ड होता है, उसको हम देख सकते हैं, ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर। बस इतना ही समझो दोस्तों, मैंने बोला डीप में जाओ, ठीक है। अब एप्लीकेशन यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा डीप में मत जाओ। उसका रीज़न है, आप स्टेटिक में से पढ़ते ही हो, ठीक है, स्टेटिक में पढ़ते हो तो बेसिक चीज़ें आपको नॉलेज वहाँ से मिल जाती है, ठीक है। यूपीएससी आपसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछ रही है, ठीक है, इतना डीप में नहीं पूछ रही है, जो न्यूज में है वो चीज़ें पूछ रही है, की टर्म पूछ रही है, प्लस यूपीएससी एप्लीकेशन पूछ रही है आपसे इसका मेनली, ठीक है, एप्लीकेशन पूछ रही है। तो क्यों पढ़ना है आपको इतना डीप में? ठीक है दोस्तों, समय बर्बाद करो। आप PD65 में ना समय बर्बाद करोगे सारे पढ़ने में, ठीक है, मतलब बिल्कुल ज़्यादा ही समय बर्बाद कर दोगे, ठीक है, जितना इसको समय रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा समय दोगे तो आपको बाद में गिल्ट होगा कि मैंने यार PD65 पढ़ा और एक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं पढ़ना दोस्तों। देखो PD65 से क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, आप इसको स्मार्टली पढ़ो ना, इसलिए तो मैं आपको स्मार्टली पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, है ना। PD65 को स्मार्टली पढ़ा जाता है दोस्तों, इसलिए मैंने जितने भी PD65 है अब तक जो भी पढ़ाए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्मार्टली पढ़ाए हैं, PYQ बेस्ड पढ़ाया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखो एक बात और बताता हूँ आपको मैं, अगर क्वेश्चन CRISPR-Cas9 से नहीं आया, जीनोम सीक्वेंसिंग से नहीं आया, ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है ना दोस्तों, तो इससे रिलेटेड पेरीफेरी में आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हो। पेरीफेरी समझते हो? इसके अराउंड में अगर आपको कोई चीज़ चल रही है, कोई टॉपिक आ गया, तो आपको पता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या होता है, CRISPR-Cas9 में क्या होता है, तो अगर इसकी नॉलेज है तो इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट आते हैं उसको आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो इसको पढ़ने का इसलिए ये भी फायदा होता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन देख लो भाई, जीनोम सीक्वेंसिंग का, जीनोम सीक्वेंसिंग का आपको एप्लीकेशन देखना है, तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग से हम क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स एंड पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर, ठीक है, तो हेल्थ केयर में इसका एप्लीकेशन है। पेटेंटी टेस्टिंग, कंफर्म बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, तो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप देख लेंगे हम भैया, ये बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है यार इनके बीच में, ठीक है। एग्रीकल्चर में है, इनका काम है लाइक आइडेंटिफाइंग ट्रेड्स फॉर हायर यील्ड, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि भाई हायर यील्ड वाले ट्रेड्स कौन से हैं, हायर यील्ड वाले सीड्स कौन से हैं, ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंस बना सकते हैं, ठीक है, क्रॉप्स को, एंड क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए काम कर सकते हैं हम क्रॉप्स के अंदर, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर। चलो अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जीन्स एंड रिलेटेड कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में, ठीक है, जीन रेगुलेशन की डिस्कवरी के अंदर, किसको? विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रुक्कुन को मिला है, ठीक है। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये मेडिसिन में किसको नोबेल प्राइज मिला है? तो विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रुक्कुन को मिला है, ठीक है। अब डिस्कवरी किस चीज की करी इन्होंने? डिस्कवरी करी इन्होंने माइक्रो आरएनए की, ठीक है, माइक्रो आरएनए के फंक्शंस के बारे में इन्होंने डिस्कवरी करी है, ठीक है। तो देखते हैं पहले ये माइक्रो आरएनए होता क्या है, ठीक है। तो पहले माइक्रो आरएनए के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक स्मॉल, माइक्रो मतलब समझते रहिए स्मॉल होता है, माइक्रो मतलब स्मॉल, अ स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए, तो नॉन कोडिंग आरएनए होता है, ठीक है, दैट हेल्प्स सेल्स रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। दैट मीन्स आपको समझ में आ रहा है इसका काम क्या होगा? ये हेल्प करेगा सेल्स को टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का काम किसका होगा? माइक्रो आरएनए का होता है, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने और क्या खोज करी है ये देखो जरा। तो कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन बाय बाइंडिंग mRNA, ठीक है। अब एक बताता हूँ, ये mRNA क्या होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया कि माइक्रो आरएनए, तो mRNA क्या होता है? ये होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अभी बताऊंगा इसके अंदर कि मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है, ठीक है। तो ये बाइंडिंग कर देगा mRNA को और प्रिवेंट करेगा, ठीक है, उनको फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स, ठीक है। तो मतलब mRNA को वो प्रिवेंट कर देगा, ठीक है, उन्हें रोक देगा फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, तो प्रोटीन बनने के लिए उनको वो रोक डालेगा, लेकिन उनको बाइंड कर देगा, ठीक है। और डिग्रेडिंग और डिस्ट्रॉइंग mRNA टुगेदर, ठीक है, या फिर mRNA को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, डिग्रेड कर देगा, ठीक है। अब mRNA को ही डिग्रेड कर देगा, खत्म कर देगा, तो वो प्रोटीन कैसे बनेंगे? क्योंकि mRNA से फिर प्रोटीन बनता है ना, ठीक है। अभी बताऊंगा कि कैसे बनता है ये। प्रोटीन इन द न्यूक्लियस रेगुलेट आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है।
तो जो प्रोटीन होता है ना न्यूक्लियस के अंदर, अभी न्यूक्लियस क्या होता है, ये बेसिक चीज़ है भाई साहब, वही मैंने 9th क्लास की एनसीईआरटी बोली उसे पढ़ लेना भाई, न्यूक्लियस होता क्या है। ठीक है, सेल्स के जो बेसिक पार्ट होता है बीचों बीच मिलेगा आपको न्यूक्लियस में। ठीक है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही हिंदी भाषा में बता दिया मैंने आपको। तो प्रोटीन इन द न्यूक्लियस, ठीक है, रेगुलेट आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन होता है न्यूक्लियस के अंदर वही रेगुलेट करता है आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को। एंड splicing while microRNA control the translation and degradation of mRNA in the cytoplasm। अभी साइटोप्लाज्म क्या होता है, वही क्लास 9 के एनसीईआरटी में पढ़ लेना भाई साहब, साइटोप्लाज्म होता क्या है। ठीक है, ये सेल्स के अंदर ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्या करता है काम, ये माइक्रो आरएनए कंट्रोल करता है ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस को। ठीक है, क्योंकि वो डिग्रेड कर देगा एमआरएनए को। ठीक है, और डिग्रेड करने के बाद वो अगर एमआरएनए को डिग्रेड कर देगा तो वो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो इसको कहते हैं रेगुलेशन वाला काम। ठीक है, तो जीन रेगुलेशन होता क्या है। ठीक है, तूने रेगुलेशन करा तो जीन रेगुलेशन समझ तो लो, रेफर्स टू द प्रोसेस दैट कंट्रोल द टाइमिंग, लोकेशन एंड अमाउंट इन विच जीन्स आउट ऑफ मेनी जीन्स इन अ जीनोम आर एक्सप्रेस। ठीक है, तो टाइमिंग को कंट्रोल करेगा, लोकेशन को कंट्रोल करेगा, अमाउंट ऑफ जीन्स को कंट्रोल करेगा, ये होता है जीन्स रेगुलेशन। ठीक है, तो जीन रेगुलेशन का के अंदर काम किसका है, माइक्रो आरएनए का काम है जीन रेगुलेशन के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन बनेगा तो माइक्रो आरएनए का काम क्या होता है आप लिख सकते हो कि भाई बाइंड कर देता है आरएनए को। ठीक है, उनको प्रोटीन बनने से रोक देगा। ठीक है, या फिर डिग्रेड कर देगा उनको पूरा ही। ठीक है, चलो आगे बात समझ में, आगे बढ़े। अब देखो जीन एक्सप्रेशन मैंने आपको पहले भी समझाया था। अभी जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन ऑर्गेन्स टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स। ठीक है, तो बहुत सारे सेल टाइप्स मिलेंगे हमारे यहाँ। लाइक द क्रोमोसोम्स इन द सेल कंटेन द सेम सेट ऑफ जीन्स विद द सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स के अंदर देखोगे ना, जो सेल के अंदर पाया जाता है वो रखता क्या अपने पास, सेट ऑफ जीन्स रखता है, सेम सेट ऑफ जीन्स विद द सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, अभी क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वही बताइए भाई सब, पढ़ लो बेसिक्स। ठीक है, अब जीन रेगुलेशन देखो भैया, जीन रेगुलेशन में देखो आपको पता है कि भाई डीएनए टू एमआरएनए बनता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए टू प्रोटीन बनता है तो उसको कहते हैं हम ट्रांसलेशन। तो लेटर वाला काम कौन कर रहा है, एल से वाला, प्रोटीन में प्रोटीन कन्वर्ट होता है ना, मतलब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, और प्रोटीन पता है ना किस लिए काम होता है हमारे, ठीक है, अमीनो एसिड्स होते हैं ये। ठीक है, तो एमआरएनए टू प्रोटीन को कहते हैं हम ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, और डीएनए टू अगर एमआरएनए बनाना है, मैसेंजर आरएनए बनाना है तो उसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर भी, और ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसने क्या बोला, माइक्रो आरएनए का काम क्या है, इसी वाले पार्ट को डिलीट कर देना, इसी को डिग्रेड कर देना। मतलब अब ये हट जाएगा एमआरएनए वाला पार्ट तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो इसको कहते हैं रेगुलेशन वाला काम करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो एक टर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो मैं इसके बारे में सिर्फ एक ही लाइन बताऊंगा आपको कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का फॉर्मेशन की बात कर रहा है फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट। ठीक है, दैट मीन्स कि रिवर्स का मतलब रिवर्स हो रहा है, रिवर्स का मतलब आरएनए टू डीएनए बन रहा है। ठीक है, तो इसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आगे समझ में, चलो आगे बढ़े। अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पढ़ लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है आपके। ठीक है, जो बेसिक एवर को क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं DMH11 को। ठीक है, तो ये जीएम मस्टर्ड क्रॉप है एक, DMH11 इसकी एक वैरायटी है ये, इसको डेवलप करा है सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल सकता है या फिर डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप करा है DMH11 को। तो जीएम मस्टर्ड हैज नॉट बीन रिलीज्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन येट। ठीक है, हमने बना तो दिया है ये जीएम मस्टर्ड क्रॉप को। ठीक है, इसकी एक वैरायटी बना दी है, बट अभी तक इसको ना अप्रूवल नहीं मिला है फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, इसी का ध्यान रखना। इट इज द इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप जीएम क्रॉप। ठीक है, तो भैया ये इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करा गया है, ये अपना है, इंडिजिनसली डेवलप करा गया है, ये ध्यान रखना, जीएम फूड क्रॉप है एक। ठीक है, DMH11 एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये DMH11 बना कैसे, ऑफ अ क्रॉसिंग बिटवीन टू मस्टर्ड वराइटीज, एक है वरुण एंड दूसरा है क्या, अर्ली हीरा 2। ठीक है, तो अर्ली हीरा 2 और वरुण को हमने क्रॉसिंग करके DMH11 बनाया है। ठीक है दोस्तों, द क्रॉस हैज बीन डन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दी बार्नेस एंड द बस्टर जीन फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम बेसिलस, और ये नाम आप पढ़ लो दोस्तों, ऐसे नहीं हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, ये एम्लो क्यूसेशन पता नहीं क्या है ये। ठीक है, तो ये सॉइल बैक्टीरियम है एक। ठीक है, बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरियम का मतलब बैक्टीरिया होता है, सॉइल बैक्टीरिया है एक, बेसिलस ये ए वाला जो भी है। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस करा गया आफ्टर बार्नेस और बस्टर जीन फ्रॉम कहाँ से लिया गया, ये जीन सॉइल बैक्टीरियम से लिया गया। ठीक है, फिर जाकर इनकी क्रॉसिंग करी गई
वरुणा को और अर्ली हीरा को। ठीक है, अब दोस्तों जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स होते क्या है, ठीक है, जैसे कि देखो सबसे पहले ना आपको एक बीटी कॉटन के ऊपर एक क्वेश्चन मिलता है यूपीएससी के अंदर कि भैया बीटी कॉटन जो है क्या है, तो ये फर्स्ट नॉन नॉन फूड एंड ओनली ओनली अप्रूव्ड जीएम क्रॉप इन 2002 फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। ठीक है, तो बीटी कॉटन से आपको ये पढ़ना है भैया कि ये जीएम क्रॉप है बीटी कॉटन। ठीक है, और ये जो कॉटन है ना ये नॉन फूड आइटम है, यस, और इसको ना हमने कमर्शियली एक्टिविटी के लिए ना हमने इसको अप्रूवल दे रखी है 2002 से ही। ठीक है, तो ये इसका यूज भी करते हैं, हम इस वैरायटी का यूज भी करते हैं कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब ये हमने बीटी कॉटन बनाया क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बुलवर्म जो है ना एक कीड़ा होता है जो इसे खा जाता है। ठीक है, ये नष्ट कर देता है इसको। अब मतलब पेस्टिसाइड वाली जो है ना इसके अंदर हमने क्या डाल दी, इसके अंदर एबिलिटी डाल दी, कैपेबिलिटी डाल दी कि इसके अंदर अगर ये बीटी कॉटन जो है हमने जो बनाया है ना, अगर इसको ये कीड़े खाएंगे ना तो ये मर जाएंगे। ठीक है, बुलवर्म सच एज ये पिंक बुलवर्म ये सब मर जाएंगे। ठीक है, तो इट इज वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाइड स्प्रेड इन्फेस्टेशन ऑफ बुलवर्म्स सच एज पिंक बुलवर्म। ठीक है, ये सब मर जाएंगे अगर इसे खाएंगे तो, इसलिए हमने इसको बीटी कॉटन को बनाया। ठीक है, ताकि हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। ठीक है, अभी बीटी ब्रिंजल क्या है, बीटी ब्रिंजल को भी हमने बनाया इन 2009 के अंदर। बीटी ब्रिंजल वाज क्लियर्ड बाय जीईएसी। अभी जीईएसी क्या होता है मैं अभी आपको आगे बढ़ाऊंगा, फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। ठीक है, तो जीईएसी ने इसको अप्रूवल दे दी है। ठीक है, बट इट वाज पुट ऑन अ मोरेटोरियम। ठीक है, मोरेटोरियम मतलब अभी इसके ऊपर एप्रीहेंशन है कि भैया ये एक फूड क्रॉप है, अगर बीटी ब्रिंजल अगर हम प्रोडक्शन करते हैं इसका तो इसके ऊपर हेल्थ का इश्यू हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इश्यू हो सकता है, इसलिए अब तक हमने इसको प्रोड्यूस नहीं करा है कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर। बाकी इसको अप्रूवल दे दिया जीएसी ने। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ जीएम मेथड्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एनहांस कर देगा यील्ड प्रोडक्शन, रिड्यूस कर देगा यूसेज को, है ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देगा, जैसे गोल्डन राइस के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, विटामिन ए को बढ़ा देता है ये। टॉलरेंस टू ड्रोट, ठीक है, टॉलरेंस टू ड्रोट कर देगा। ठीक है, ड्रोट अगर ड्रोट लाइक कंडीशन होगी तो उसको टॉलरेट करने की एबिलिटी दे देगा। ठीक है, इन क्रॉप्स को। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको बहुत बेसिक है, ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, अब एक आगे पढ़ते हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है क्या। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, देखो जरा तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रेजल फॉर प्रपोजल रिलेटेड टू द रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अप्रेजल देना अप्रूवल देना इनका काम है जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड रिकम्बिनेट इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो अप्रेजल एक्टिविटीज है इनकी किसमें, लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डस माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो हजार्डस माइक्रोऑर्गेनिज्म है ना उनका भी यूज करा जाता है, बिल्कुल करा जाता है। किस लिए करा जाता है, रिसर्च के लिए करा जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए करा जाता है। तो इनका अप्रेजल एक्टिविटीज है, इसके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के पास है। ठीक है, अब ठीक है ये बना कैसे, तो ये फॉर्म हुआ अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये तो बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा भाई, बहुत ईजी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर ही आएगा, ईजी है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े चलो। हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। अब दोस्तों इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि साउथ अफ्रीका ना एक फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने अलाउ कर दिया है हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को। ठीक है, अभी होता क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अनलाइक सोमेटिक सेल एडिटिंग, अभी सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अनलाइक सोमेटिक सेल एडिटिंग विच अफेक्ट्स ओनली इंडिविजुअल्स, जो कि सिर्फ इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं सोमेटिक सेल। ठीक है, लेकिन ये HHGE क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है चेंजेस इन जर्म लाइन सेल्स। ठीक है, अब ये जर्म लाइन सेल्स क्या होते हैं, जर्म सेल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका स्पर्म, एग्स और एम्ब्रियोस, ये सब क्या है, ये जर्म सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर आप चेंजेस लाओगे तो क्या होगा, एनेबलिंग दिस अल्ट्रेशन टू बी इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग। तो इस अल्ट्रेशन से जो होगा ऑफस्प्रिंग या फिर जो बच्चा जो शिशु होगा उसके अंदर क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। ठीक है, कुछ इनहेरिटेड चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। ठीक है, जो ह्यूमंस के अंदर ही हम जो उसके जर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर एडिटिंग कर देंगे, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर भी जो अल्ट्रेशन पार्ट जो है उसका वो भी इनहेरिट कर लेगा ऑफस्प्रिंग भी। ठीक है, तो इतना सा समझा, इतनी सी चीज समझो इसके अंदर। ठीक है, ज़्यादा डीप में मत जाओ। ठीक है, तो जर्म सेल्स क्या होते हैं बस आपको ये बताना चाहिए, जैसे स्पर्म, एग्स, एम्ब्रियोस होते हैं और इसके अंदर चेंजेस करने से जो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो शिशु होगा उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, अल्ट्रेशन आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सोमेटिक सेल्स का इस्तेमाल नहीं होता, सोमेटिक सेल के अंदर एडिटिंग नहीं होती। ठीक है, और सोमेटिक सेल के अंदर अगर एडिटिंग होगी तो वो ओनली इंडिविजुअल को इफेक्ट करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, उसके ऑफ स्प्रिंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है,
चलो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, अब आरएनए एडिटिंग को समझते हैं। ठीक है, आरएनए एडिटिंग। अभी आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो उसके अंदर अगर एडिटिंग करेंगे तो क्या होगा? अच्छा, डीएनए एडिटिंग तो हमने देख लिया। अभी आरएनए एडिटिंग से क्या होगा? ये प्रोसेस है जो मॉडिफाई करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑन आरएनए सीक्वेंसिंग थ्रू इंसर्शन, डिलीशन और सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो एडिटिंग का मतलब आपको समझ में आ गया, कुछ ऐड कर देना, डिलीट कर देना या सब्सटीट्यूट कर देना। ठीक है, अब किसके अंदर करेंगे? तो आरएनए सीक्वेंसिंग के अंदर करेंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने एक टेक्निक का इस्तेमाल करा कॉल्ड एडेनोसाइन डिमेनेज एक्टिंग ऑन आरएनए। ठीक है, एडीएआर भी कहते हैं, विद गाइड आरएनए। ठीक है, विद गाइड आरएनए। ठीक है, अब इसको इमेज में समझाऊंगा। जी आरएनए आर ए स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स। बस गाइड आरएनए क्या होता है? स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डायरेक्ट करते हैं एडिटिंग मशीनरी बाय बेस पेयरिंग विद आरएनए इन स्पेसिफिक रीजन और मोर मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ रहा होगा। गाइड आरएनए जो है स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं एडिटिंग मशीनरीज को बाय बेस पेयरिंग विद आरएनए। मतलब बेस पेयर बना लेंगे आरएनए के साथ, उसको स्पेसिफिक रीजन और स्पेसिफिक रीजन पर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा समझते हैं कंपैरिजन बिटवीन आरएनए और डीएनए एडिटिंग को। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। देखो, जब आप डीएनए एडिटिंग करोगे ना तो ये परमानेंट चेंजेस लेकर आता है, वाइल आरएनए एडिटिंग जो करोगे वो टेम्परेरी चेंजेस लेकर आता है। और ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ जाएगा आपसे। ठीक है, वो इतना डीप में या फिर जो हाईली कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना, वो यूपीएससी नहीं पूछता। आपसे ये पूछ लेगा जो डीएनए एडिटिंग है वो परमानेंट चेंजेस लेकर आएगा, और आरएनए एडिटिंग जो लेकर आएगा वो टेम्परेरी चेंजेस लेकर आएगा। ठीक है, आरएनए एडिटिंग इज सेफर एंड फ्लेक्सिबल कंपेयर टू डीएनए एडिटिंग, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, विच में रिजल्ट इन दी इरिवर्सिबल एरर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब पढ़ते हैं ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म। अभी ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म क्या है? साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि भैया नेचुरली जो है ना, हमारे नेचुरली ये पाया जाता है एग्जिस्टिंग डीएनए एडिटिंग टूल है ये एक। ठीक है, ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म विच यूटिलाइज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाए जंपिंग जीन्स क्या होते हैं भैया, तो जंपिंग जीन्स समझ लो। जंपिंग जीन्स आर डीएनए सीक्वेंसेस दैट मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू ऑन द जीनोम टू अनदर। ठीक है, तो ये डीएनए सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो मूव कर जाता है एक लोकेशन से दूसरे जीनोम के अंदर। ठीक है, दूसरे वाले में। ठीक है, तो वन लोकेशन टू अनदर, ये होता है जंपिंग जीन्स। मतलब जंप कर जाना, जंपिंग जीन्स। ठीक है, मतलब देखो ये ट्रांसपोजिशन है, ये टारगेट साइड है, ये जंप कर जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जंप करके यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ये जीन यहाँ पर, ये वाला जीन यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये जो इसका जो वाला हिस्सा था ये इसके दो टुकड़ों में बट गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा इसका टारगेटेड साइड वाला। ठीक है, तो इंटरप्टेड डीएनए सीक्वेंस हो गया ये। ठीक है, जिसे कहते हैं जंपिंग जीन्स। ठीक है, तो जंपिंग जीन्स के अंदर क्या हो सकता है? ये कैन रेप्लिकेट देमसेल्व्स, ये रेप्लिकेट कर सकते हैं खुद को। इंसर्ट कॉपीज एट न्यू लोकेशन, कॉपीज को न्यू लोकेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। देयर मूवमेंट कैन कोज जेनेटिक म्यूटेशन, तो उनके मूवमेंट होगी तो क्या होगा? जेनेटिक म्यूटेशन होगी। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। कंट्रीब्यूट टू जीनोम इवोल्यूशन, तो जीनोम इवोल्यूशन होगा, नए जो नए जीनोम बनेंगे। ठीक है, अभी ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म में क्या होता है? एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है हमारा एंड्स ऑफ द जंपिंग जीन्स में। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा डीएनए होते हैं जो जंपिंग जीन्स के एंड से पाए जाएंगे। ये ज्वाइन कर जाएंगे टुगेदर, मतलब दोनों ही ज्वाइन कर जाएंगे एक साथ, एंड कन्वर्ट करेंगे डीएनए, डबल डीएनए को टू हेलिक्स स्ट्रक्चर इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, तो मतलब डीएनए तो भैया डबल होता है, डबल स्ट्रैंड का होता है ना, डबल हेलिक्स का होता है, लेकिन इसको कन्वर्ट कर देंगे सिंगल हेलिक्स में और उसको कर देंगे आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये होता है ब्रिज रिकॉम्बिनेज मैकेनिज्म। बस इतना ही समझो, इससे आगे नहीं। वन डे वन जीनोम। अब देखो ये इनिशिएटिव है किसका? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल ने मिलकर जो है लॉन्च किया है वन डे वन जीनोम। ठीक है, इनिशिएटिव ऑन फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो वन डे वन जीनोम इस इनिशिएटिव के अंदर क्या होगा? ये एनुएट करेगा माइक्रोबियल जीनोम। ठीक है, इसके डाटा को पब्लिश करेगा एवरी डे टू मेक माइक्रोबियल जीनोमिक्स डाटा मोर एक्सेसिबल टू रिसर्चर्स। ठीक है, तो माइक्रोबियल डाटा जो है रिसर्चर्स को मिलते रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो इसको ये देगा। अच्छा, ये माइक्रोबियल जीनोमिक्स होते क्या है? इट इज अ साइंटिफिक फील्ड दैट स्टडी द कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी इनको देखने के लिए, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया। ठीक है, बस इतना ही समझो, आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा ये पढ़ लेना आप एक बार, कि हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के लिए काम आएगा, एडवांसिंग बायोटेक एप्लीकेशंस। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी पूछ लेता है। ठीक है,
अब अदर डेवलपमेंट्स के देखते हैं, जैसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। अभी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स होते क्या हैं, तो ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करे जाते हैं दोस्तों यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स में मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें ट्रांसजीन्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, फॉरेन जीन्स का यूज करते हैं इसके अंदर। तो आरडीएनए जो है ना आर्टिफिशियली मेड बनाया जाता है, ठीक है। कैसे बनाया जाता है, तो फॉर्म करा जाता है, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डीएनए का, ठीक है। और प्रोडक्शन में देखिए तो जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होते हैं सच एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं, ये आर मास प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग मॉडिफाइड बैक्टीरियल वायरल एंड मेमेलियन सेल्स इन द लार्ज बायोरिएक्टर्स, ठीक है। तो लार्ज बायोरिएक्टर्स के अंदर ये सब बनाए जाते हैं सेल्स के अंदर, ठीक है। लैब मेड प्रोटीन्स होते हैं जो मिमिक करते हैं नेचुरल एंटीबॉडीज की तरह, ठीक है। की एप्लीकेशंस क्या है ये जरूर पढ़ना, ठीक है, इसको मैंने इम्पोर्टेंट मार्क कर रखा है, ठीक है। इनके एप्लीकेशंस क्या है इसको बिल्कुल पढ़ना चाहिए आपको। चलो अब डीएनए रिपेयर पढ़ेंगे, ठीक है। डीएनए रिपेयर मतलब रिपेयर करना डीएनए को, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये समझो कि टीडीपी1 इज एन इम्पोर्टेंट एंजाइम्स है ह्यूमंस के अंदर दैट प्लेज क्रूशियल रोल इन डीएनए रिपेयर बाय रिमूविंग डैमेज डीएनए बेस। तो डीएनए बेस को रिमूव कर देगा और डीएनए को रिपेयर कर देगा इसी तरीके से, ठीक है। डैमेज डीएनए को रिपेयर करने का काम किसका होता है, टीडीपी1 का होता है। और इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ट्राइजोल टायरोजोल डीएनए, ये क्या है जो भी पढ़ लेना आप, फायरवोल जो भी है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल, ठीक है। अब प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल है एक, इसका नाम याद कर लो भाई, यूपीएससी पूछ लेती है नाम ये है क्या ये, तो ये प्लांट एडिटिंग टूल है, प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल है। क्या है इसका नाम, इसका एडिटिंग टूल का नाम है ये ISDRA2TNPB, ठीक है। तो ये ऐसे करके कोई नाम आएगा तो समझ लेना ये प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल है, ठीक है। तो ऐसे नाम पता नहीं कैसे रख लेते हैं ये, ठीक है। तो TNPB can target unique regions in the genome that Cas9 and Cas12 cannot, ठीक है। चलो तो ये जो Cas9 और Cas12 नहीं कर पा रहे थे ये कर देगा, ठीक है। अभी क्या नाम है पता नहीं, साइंटिस्ट किसे क्या किस नाम से बोलते हैं। अब जीन थेरेपी दोस्तों, अब जीन थेरेपी समझते हैं, ठीक है। तो जीन थेरेपी से आपको नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पर जीन की थेरेपी हो रही है, ठीक है। थेरेपी मतलब हम कुछ क्योर कर रहे हैं, ठीक है, प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसको, डिजीज को, ठीक है, या फिर मेडिकल डिसऑर्डर को। हम करेंगे क्या यहाँ पर, हम जीन को एक फंक्शनल जीन को जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जो जीन हमारे सेल्स के अंदर वर्क नहीं कर रहे हैं ना उसको ये रिप्लेस कर देगा फंक्शनल जीन से, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जीन थेरेपी कर रहे हैं। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है जर्मलाइन जीन थेरेपी और दूसरा होता है सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। अब जर्मलाइन सेल्स क्या होते हैं, एग स्पर्म ये सब होते हैं, और सोमेटिक सेल में अभी आपको अगर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सोमेटिक सेल्स का जो है ना हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे उसको, जो पेशेंट का सोमेटिक सेल जो है फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन जरूर पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सिकल सेल डिजीज आपको पता है ना कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में अभी आगे बढ़ाऊंगा अभी आपको मैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर को, ठीक है, कार टी सेल थेरेपी, ठीक है। अभी कार टी सेल थेरेपी इम्पोर्टेंट है, अभी 2-3 सालों से न्यूज में है, बहुत ज़्यादा न्यूज पेपर में भी आता ही है, ठीक है। तो ये इंडिया का फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी है, ठीक है। इसको नेक्स्ट कार 19 या कार टी सेल थेरेपी भी बोलते हैं। किसके लिए ये, फॉर कैंसर, ठीक है। कैंसर, जो कैंसर हो जाता है ना उसको खत्म करने के लिए, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो और क्या न्यूज में है देखो भैया, इसको बनाया किसने है, ठीक है, डेवलप किसने करा है, तो ये करा है IIT बॉम्बे ने, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने करा है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कार्टी सेल थेरेपी, ठीक है। तो इसको समझो, ये करेगा, ये मॉडिफाई कर देगा आपके इम्यून सेल्स को। इम्यून सेल्स आप समझते हो क्या होता है दोस्तों, जो बीमारी से लड़ते हैं आपके, ठीक है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाते हैं आपके बॉडी के अंदर, एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है, स्पेशली टी सेल्स को। अभी स्पेशली टी सेल्स क्यों भैया, देखो, बाय टर्निंग देम इनटू पोटेंट कैंसर फाइटर नोन एज कार टी सेल्स, ठीक है। जो कैंसर जो सेल्स होते हैं ना उनको ये खत्म करता है, ठीक है। तो टी सेल्स आर स्पेशल सेल्स टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो स्पेशल सेल्स होता है जिसको, जो आपको वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ही मिलते हैं ये, उस प्राइमरी फंक्शन इज साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक मीनिंग किलिंग अदर सेल्स, ठीक है। तो ये कैंसर सेल्स को ये कर देंगे, किल कर देंगे, मार देंगे। तो टी सेल्स आर टेकन फ्रॉम पेशेंट ब्लड, ठीक है। जो पेशेंट ब्लड है जिसको कैंसर है उसको ले, उससे हम उसके टी सेल्स को लेंगे एंड चेंज कर देंगे इन द लैब, ठीक है, बाय एडिंग अ जीन फॉर अ मेन मेड रिसेप्टर, ठीक है। तो हम एक जीन इसके अंदर ऐड कर देंगे इसके टी सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये बन जाएगा कार टी सेल्स, ठीक है। तो कार आर द प्रोटीन्स दैट कंसिस्ट द टी सेल्स टू रिकॉग्नाइज एंड अटैच टू अ स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट इन द कैंसर सेल्स, ठीक है। तो कार टी सेल्स करेगा क्या भैया, उन कैंसर सेल्स को ना ये फाइंड कर लेगा, ठीक है,
उन कैंसर सेल्स को फाइंड कर लेगा और उनसे जाके क्या कर लेगा, दोस्ती कर लेगा, ठीक है, दोस्ती मतलब अटैच हो जाएगा उससे और उनको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, किल कर देगा, ठीक है। तो आप इस डायग्राम के अंदर भी ये इसका वर्क की देख सकते हो कार्टी सेल थेरेपी का, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अब स्टेम सेल्स पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि स्टेम सेल्स आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टेम सेल्स के डेफिनेशन को देखते हैं, ये होता क्या है, ठीक है। तो अ सेल विद यूनिक एबिलिटी टू डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स इन द बॉडी, ठीक है। तो इनके अंदर कुछ यूनिक एबिलिटी होती है जो डेवलप कर जाते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। कैन डिवाइड ओवर एंड अगेन, ठीक है, टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, ठीक है। तो ये डिवाइड हो सकते हैं बार बार और प्रोड्यूस करेंगे न्यू सेल्स को और रिप्लेस कर देंगे स्पेशलाइज्ड सेल्स को किसके साथ, डैमेज सेल्स के साथ या फिर जो लॉस्ट हो चुके हैं, है ना। एज दे डिवाइड, जब वो डिवाइड होते हैं ना, तो ये दे कैन चेंज इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल्स दैट मेक अप द बॉडी, ठीक है। तो ये जब डिवाइड होते हैं तो न्यू सेल्स के अंदर, नए सेल्स के अंदर ये चेंज हो सकते हैं जो कि बॉडी को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जो मेक अप द बॉडी, ठीक है, जो बॉडी को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब इसके ना टाइप्स देख लेते हैं कि भाई स्टेम सेल्स के और कितने टाइप्स मिलेंगे हमारे यहाँ। तो टोटिपोटेंट सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मिलेगा जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो मेक करता है ऑल थ्री एम्ब्रोनिक एम्ब्रोनिक जर्म सेल्स लेयर्स को, ठीक है, जैसे जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। तो टोटिपोटेंट सेल्स करता है वो, ठीक है। प्लूरिपोटेंट क्या होता है, ठीक है, ये कैन मेक मल्टीपल लिनिएज फ्रॉम ऑल थ्री एम्ब्रोनिक जर्म सेल्स, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, मल्टीपल लिनिएज बना सकता है, ठीक है, फ्रॉम ऑल थ्री एम्ब्रोनिक जर्म सेल्स के साथ, ठीक है। और मल्टीपोटेंट क्या होता है, कैन मेक एटलीस्ट टू डिफरेंट लिनिएज, ठीक है। तो दो डिफरेंट लिनिएज बनाएगा ये, ठीक है, इसके साथ सेम एम्ब्रोनिक जर्म लेयर के साथ, ठीक है। अब यूनिपोटेंट क्या होता है, ये जो आप समझ लो दोस्तों, ओनली प्रोड्यूस कैन प्रोड्यूस ओनली वन सेल टाइप। तो सिर्फ यूनिपोटेंट नाम भी है, मतलब एक सेल टाइप बनाएगा ये, ओनली वन सेल टाइप बनाएगा, दैट हैव प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल, ठीक है। इनके पास सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि स्किन सेल आपका, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं, आर मेड अप इन द लैब फ्रॉम द अडल्ट सेल्स, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को, इस इसका ध्यान रखना, ठीक है। अगर एग्जाम में आया तो पता होना चाहिए, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट जो है ये आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है, नेचुरल नहीं होते, ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते। अब न्यूज में क्या आ रहा है, देखो फर्स्ट टाइम जो है ना टाइप 1 डायबिटिक वुमेन को ना ट्रीट करा गया बाय यूजिंग सेल्स ड्राइव फ्रॉम हर ऑन बॉडी आफ्टर रीप्रोग्राम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का यूज करके डायबिटिक 1 पेशेंट को ट्रीट करा गया, उसको ठीक करा गया, ठीक है। ये स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट में मतलब क्या होगा, हम स्टेम सेल्स लेंगे एक किसका किसका, एक अच्छे व्यक्ति का, जो स्वस्थ व्यक्ति का, ठीक है, हेल्दी व्यक्ति का हम क्या लेंगे, हेल्दी पर्सन का क्या लेंगे, स्टेम सेल लेंगे, उसको ट्रांसप्लेट कर देंगे किसके साथ, जो पेशेंट है, ठीक है, जिसको डायबिटिक 1 हो रखा है, डिजीज हो रखा है, उसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अब एक बात और दोस्तों, देखो टाइप 1 डायबिटिक होता क्या है, यहाँ पर जो है पेनक्रियाज आपका इंसुलिन नहीं बनाता, ठीक है। जब इंसुलिन नहीं बनाता तो वो इंसुलिन बनाएगा नहीं, तो वो ग्लूकोज को सही से क्या करता है, कंज्यूम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। मैं इतना समझा करो, आगे बढ़े। और ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी, ये देखो दोस्तों पिछले साल भी न्यूज में था ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी। देखो ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी ना कुड बूस्ट बायो ई3। अब बायो ई3 क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जैसे बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉलिसी टू गोल, पर्सनलाइज मेडिसिन। अब देखो दोस्तों ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या यूज करा जाता है, ठीक है, यहाँ पर माइक्रो स्केल सिस्टम का यूज करते हैं, जैसे यूज मिमिक दी ह्यूमन बॉडी एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर माइक्रो चिप्स का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके जो है ना ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लंग्स, ठीक है, हार्ट हो गया आपका, ठीक है, किडनी हो गया, तो इस तरीके से ना ये मिमिक करेंगे आपकी बॉडी के अंदर, कि ठीक है, कि ये नेचुरल ऑर्गन्स है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अगर आप देखो तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ एग्जाम्पल में, ठीक है। हाउ डज ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी वर्क, सेल्स आर प्लेस्ड ऑन अ चिप, ठीक है, जो सेल्स होते हैं ना उनको चिप पर रख दिया जाएगा एंड अलाउ टू ग्रो इनटू 3D स्ट्रक्चर, तो 3D स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो करने दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पॉलीमर, ठीक है, दैट रिजेंबल्स रियल टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, uses tiny fluid channels that stimulate blood flow, जैसे ऑक्सीजन डिलीवरी, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, टू टू क्रिएट मिनिएचर मॉडल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गन्स, जैसे लंग हो गया आपका, हार्ट हो गया, ठीक है, और अ चिप साइज डिवाइस, ठीक है।
तो और ये बॉडी के अंदर आपके क्या कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपके बॉडी के अंदर ये एकदम ऐसे काम करेगा जैसे नेचुरल ऑर्गन है, ठीक है। और ये होगा क्या, आर्टिफिशियल चिप्स होते हैं ये, ठीक है। तो आपके बायोलॉजिकल जो सेल्स होते हैं ना, इनके ऊपर ये ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। और मैं इसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता दोस्तों, ठीक है। आपको आपके सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में आ सकता है तो इसके जो है एप्लीकेशन पूछ लिया जाएगा आपको। तो एप्लीकेशन आप बिल्कुल याद रखना है, इसके अंदर ये होते क्या है मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। बाकी अगर आपको इसको डिटेल में समझना है ना दोस्तों, तो इसके कुछ एग्जाम्पल है ना, आप गूगल सर्च करना और इसके इमेजेस देखना, ठीक है। ओनली इमेजेस देखना है इसके, आपको समझ में आ जाएगा ये है क्या, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं दोस्तों, ये आपका शेड का भी टॉपिक है, वही क्लास 9 के एनसीईआरटी में पूरा डिटेल में दे रखा है, तो उसका रिवीजन कर लेते हैं कि भैया है क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एनर्जी बनाते हैं सेल्स के लिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो प्रोसेस होता है ना जिससे ये एनर्जी बनाते हैं, ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और जेनेटिक मटेरियल की बात करें कि इसके अंदर क्या पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताता हूँ आपको, 2009 या 2008 की ना प्रीलिम्स एग्जाम में यूपीएससी के डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था कि भैया उनके अंदर आपको ऑप्शन दे रखा था कि बताओ इनमें से किस सेल्स के पास जो है ना खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का राइबोसोम्स होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिलेगा आपको, ठीक है। इनका खुद का आरएनए होता है, राइबोसोम्स होता है, ठीक है, कंपोनेंट्स होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि भैया कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ना, वो एक्सक्लूसिव क्या किससे मिलता है, वो मदर से मिलता है आपको, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। और इसके ऊपर देखो यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ रखा है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होता है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपके मदर से मिलेगा या फादर से मिलता है, तो मदर से मिलता है, ठीक है। तो डिजीज मैटरनली इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, ठीक है, मैटरनली इनहेरिटेड, ठीक है। अब ये माइटोजेनोम क्या होता है ये बस पढ़ लो आप, ठीक है, कि भैया यहाँ पर साउथ अफ्रीकन लेपर्ड का इस्तेमाल करा गया माइटोजेनोम के लिए, तो उसके पॉसिबल ओरिजिन को देखने के लिए, फिर उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि भैया न्यूज़ में क्यों रहा ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो ये पेरिंगसन डिजीज होते हैं ना, अब ये पेरिंगसन डिजीज के ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है आपसे, तो होता क्या है ये न्यूरोजेनेटिव डिजीज होते हैं। अब ये न्यूरोजेनेटिव होता है तो मतलब किससे होगा, तो डेथ ऑफ द ब्रेन सेल, जब ब्रेन सेल्स के जो ब्रेन के जो कहें कुछ सेल्स मर जाते हैं, तो ये न्यूरोजेनेटिव डिजीज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है रिसर्चर्स हैव फाउंड देयर इनहिबिटिंग डायनामिन रिलेटेड प्रोटीन, ठीक है, DRP1 एक्टिविटी कुड रीस्टोर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन एंड सर्व एज द पोटेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो DRP1 एक्टिविटीज के थ्रू हम रिस्टोर कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को, ठीक है, जो इस ट्रीटमेंट को ठीक कर सकता है, जो इस बीमारी को ठीक कर सकता है। तो DRP1 प्रोटीन ट्रेवल्स टू माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा DRP1 जो प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रेवल होता है when they divide into smaller sizes for higher mobility and quality control, ठीक है। जब हायर मोबिलिटी की बात करते हैं हम, क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही ट्रेवल करता है, बस इतना ही न्यूज़ में है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यूनिफाइड जीनोमिक चिप के बारे में पढ़ते हैं। ये यूनिफाइड जीनोमिक चिप क्या है, तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीफॉर्मिज्म है, SNP चिप है, डिजाइन फॉर जीनोमिक प्रोफाइलिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कैटल ब्रीड्स, ठीक है। तो भैया जीनोमिक प्रोफाइलिंग की बात कर रहा है ये, और देखना चाह रहा है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है इंडियन कैटल ब्रीड्स का, ठीक है। अच्छा वेरिएंट्स ऑफ द चिप क्या कौन से होते हैं, जैसे GA गाउ चिप होता है फॉर कैटल, ये बिल्कुल याद कर लो आप, ठीक है, गाउ चिप फॉर कैटल, और महिष चिप फॉर बफेलोस, ठीक है, महिष चिप फॉर बफेलो। अब ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीफिलिज्म में होता क्या है, तो रेफर्स टू वेरिएशन इन द डीएनए सीक्वेंस वेयर अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज डिफरेंट फ्रॉम रेफरेंस सीक्वेंस। देखो इसमें होता क्या है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड गुआनिन जो होता है ना, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, किसके साथ, न्यूक्लियोटाइड थायमिन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिखा भी रखा है गुआनिन है, इसको थायमिन के साथ रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। अब ये सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो सेक्स सॉर्टेड सीमेन इज द जेंडर सेलेक्टेड सीमेन यूज इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फॉर कैटल, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है क्या दोस्तों, तो आपको पता है ना आर्टिफिशियली जो हम ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है, उसे वो कहते हैं। तो सेक्स सॉर्टेड सीमेन इज जेंडर सेलेक्टेड है, ठीक है, मतलब जहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, फॉर कैटल के लिए, कि भैया आपको मेल चाहिए फीमेल चाहिए, लाइक है ना, तो एंड बफेलोस में, ठीक है। तो एंश्योर द बर्थ ओनली फीमेल काव्स विथ मोर देन 90% एक्यूरेसी, मतलब हमें केवल फीमेल चाहिए, तो 90% एक्यूरेसी आएगी कि भाई फीमेल ही होगी, वेयर एज कन्वेंशनल सीमेन प्रोड्यूस इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल। और जिससे पहले जो थी उसमें 50-50 चांस थे कि भैया मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। लेकिन अगर बात करें हम सेक्स ओरिएंटेड सीमेन टेक्नोलॉजी से, ठीक है, तो इसे हम 90% एक्यूरेसी मिल जाएगी कि हमें फीमेल ही प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, ठीक है, मतलब बेफेलोस के अंदर। चलो आगे समझ में, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये।
अच्छा, बायो ई थ्री मैंने आपको बताया था ना पिछली बार अभी पहले, ठीक है, कि बायो थ्री है क्या। तो बायो ई थ्री में हम करते क्या है, बायो का मतलब, ई थ्री का मतलब यहाँ पर क्या है, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो बायो से लिंक कर दिया हमने इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट को। तो बायो ई थ्री पॉलिसी मिल जाएगी आपको इंडिया के अंदर, ठीक है। बायो मैन्युफैक्चरिंग रेफर्स टू यूजिंग engineered microbial plant animal including human cells with increasing precision and control to produce commercially important प्रोडक्ट्स ऑन स्केल, ठीक है। तो हम किसको प्रोड्यूस करेंगे, जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है। उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनाएंगे हम, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, टारगेट रखेंगे ये सब चीजें। बस ये तो बस आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब एक बात से और, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसके बारे में डाल लो, इस स्कीम के बारे में, बायोराइड स्कीम भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन है, तो डीबीटी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे, ये बिल्कुल पढ़ लो आप, ठीक है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर&डी, इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोफाइंड्री, ठीक है। अब ये बायो इंडस्ट्री एंड बायोफाइंड्री जो है ना, ये न्यू कंपोनेंट एम करा गया है फॉर फर्दरिंग इंडियाज गोल ऑफ क्रिएटिंग सर्कुलर बायोइकोनॉमी, ठीक है, अलाइनमेंट विद द लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। अभी बिल्कुल स्टेटिक चीजें हैं, ठीक है। स्टेटिक मतलब थ्योरी बेस्ड रही है बिल्कुल, ठीक है, फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है भाई, इतना समझा करो कि ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की, अब इसके अंदर ये 3 कंपोनेंट है और नया कंपोनेंट ये है, बस। आगे बढ़े, चलो। अब अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एंडोसाइम्बायोटिक थ्योरी है एक, ठीक है। अब इसके अंदर एंडोसाइम्बायोटिक थ्योरी क्या है, देखो भैया, की फाइंडिंग मिली है एक, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सन की बात करते हैं ना हम, कि भैया नाइट्रोजन फिक्सन करेंगे तो यूरिया से हमें नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है, यूरिया फर्टिलाइजर से, ठीक है, जो प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है जिससे उनकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो। तो नाइट्रोजन फिक्सन ओनली अकर्स इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो पहले ये बात है, मैं बिलीव था कि बैक्टीरिया से और आर्किया से ही मिल सकता है, बट अब इस थ्योरी के अंदर रिवोल्यूशन हुआ है। अब ये नाम देख लो, आप पढ़ लेना खुद से, ठीक है, बारोडोस वगैरह जो भी है, ठीक है, बिजलोवी मार्क द फर्स्ट नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग यूक्रिएट, ये ना। अब एक यूक्रियोट और ये प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, ये भैया बहुत बेसिक है, क्लास 9 की एनसीईआरटी में मिलेगा आपको कि यूकेरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने सेल्स होते हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, इसके अंदर न्यूक्लियस यूकेरियोटिक सेल्स वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। तो अब न्यूज़ में क्या है कि भैया ये जो नाम है ना, जो ये पढ़ लेना आप, इनने फर्स्ट नोन है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग यूक्रिएट है, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग होता कैसे है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जहाँ पर नाइट्रोजन गैस जो है आपकी, जो बिल्कुल भैया 78% मिलेगा, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर, उसको क्या करें, कन्वर्ट कर देगा इन यूजेबल फॉर्म फॉर सेल ग्रोथ, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल आपको पता है ना, नाइट्रोजन साइकिल नहीं पड़ी ना, कि ढंग से पढ़ लेना आप। वोल्वाची या बैक्टीरिया, अब दोस्तों वोल्वाची मेथड के बारे में ना यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है। अभी इस वोल्वाची मेथड में करते क्या हम मॉस्किटो के ना प्रोडक्शन के ऊपर टारगेट करते हैं, ठीक है, कि मॉस्किटो जो है ना ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो पाए, ठीक है। जैसे मॉस्किटो अगर प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, ये मच्छर मर जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन नहीं होगी, तो जिससे हम जो इसके जो ये डिजीज फैलाते हैं ना, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो इसके अंदर ना जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो है जीडीटी, ठीक है। अभी जीडीटी क्या होता है, तो ये जीडीटी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है जो मॉडिफाई कर देगा जीन को, सो दैट दे डोंट फॉलो द टाइपिकल रूल्स ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। तो जीन्स के अंदर मॉडिफाई करने करने से क्या होगा, जीन टाइप टेक्नोलॉजी से जो उनके जनरल रूल होते हैं ना, टाइपिकल जो रूल्स होते हैं ना हेरिडिटी के, उस चीज को फॉलो करना बंद कर देगा, जिससे क्या होगा, जो उनकी प्रोडक्शन है ना, जो पॉपुलेशन है, जिस तरीके से नेचुरली वो ग्रो कर रहे थे वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है, मॉस्किटो विज बोलवाचे कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टारगेट मॉस्किटो स्पीसीज सच एज, ये इजिप्टी मॉस्किटोस, ठीक है, ये इजिप्टी मॉस्किटोस को जो है प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, जो बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये पढ़ा दिया। आगे ये हैफ्लिक लिमिट क्या होता है, ये हैफ्लिक लिमिट, तो हैफ्लिक एक कोई क्या थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने हैफ्लिक लिमिट दी थी, ठीक है, जो अब रहे नहीं, ठीक है। तो हैविंग लिमिट है क्या, रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स सेल पॉपुलेशन कैन डिवाइड अंटिल इट अटेन्स अ सेल साइकिल अरेस्ट, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टाइम्स अ सेल पॉपुलेशन कैन डिवाइड, तो कितने नंबर ऑफ टाइम जो है सेल पॉपुलेशन जो है डिवाइड हो सकती है, ठीक है, उस लिमिट को बताया था। हैविंग लिमिट इज अराउंड 125 ईयर्स फॉर ह्यूमंस, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, पूछ ले सकते हैं यूपीएससी, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के अंदर, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो नैनोमीटर आपको पता है ना कि 10 टू की पावर -9 होती है, ठीक है।
साइज के अंदर हम बात करते हैं, तो भैया ये नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से मटेरियल आएंगे, कौन कौन से डिवाइसेस आएंगे, तो ये रेंजिंग फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर इन साइज, ठीक है। अब इसके अगर नेचुरल नैनो मटेरियल्स देखोगे तो वोल्केनिक गैस मिल जाएगा, और आर्टिफिशियल नैनो मटेरियल देखोगे तो कार्बन नैनो ट्यूब मिल जाएगा आपको एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। कुछ की एप्लीकेशन देख लो नैनो टेक्नोलॉजी का, ठीक है, जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है इसके ऊपर, जैसे नैनो फर्टिलाइजर है, ठीक है। तो नैनो फर्टिलाइजर के अंदर क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है वो 90 to 100% यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है इसके अंदर, ठीक है। नैनो मतलब अभी बहुत ही स्मॉल हो जाते हैं ना, माइक्रो हो जाते हैं, माइक्रो लेवल पे हो जाते हैं, तो सॉइल के अंदर ये आराम से क्या जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, और सोल्यूबल हो जाते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी को ये बढ़ा देता है, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, 90 to 100% कर देता है। नैनो बायोसेंसर क्या होता है, जैसे मॉनिटर सॉइल कंडीशंस, ठीक है, तो सेंसर का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, सॉइल की कंडीशंस को भी चेक कर सकते हैं भैया, ठीक है। हेल्थ के अंदर इनका यूज है, एनर्जी के अंदर यूज है, ठीक है। एनर्जी में आप देखोगे नैनो सॉइल सेल, सोलर सेल्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं अब तो, ठीक है। एनवायरमेंट में देखोगे तो वाटर प्योरिफिकेशन करा जाता है डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में तो क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, ठीक है। नैनो चित्र कैन बी यूज्ड टू डेवलप एडवांस डिस्प्ले लाइटिंग, ठीक है, कॉस्मेटिक में इस्तेमाल इस्तेमाल है इसका, तो ये एप्लीकेशन तो बिल्कुल आपको पढ़ना है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। अब नैनो फर्टिलाइजर देख रहे हैं दोस्तों, नैनो फर्टिलाइजर हमारा बहुत ज़्यादा न्यूज में आया है आजकल। तो नैनो फर्टिलाइजर के अंदर देखें तो नैनो फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, encapsulated within a nanomaterial to enable controlled release and subsequent slow diffusion into the soil, ठीक है। तो मतलब ये करता क्या है, जैसे कि अगर आप, मैं एग्जांपल समझाऊं, नैनो यूरिया, ठीक है, तो नैनो यूरिया क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होगा नैनो यूरिया, तो स्मॉल होगा, तो इस सॉइल के अंदर सोल्यूबल होगा, ठीक है, सोल्यूबल होगा, प्लस ये रेट को ना, जो डिफ्यूजन रेट है ना उसके अंदर, ठीक है, जो यूरिया का डिफ्यूजन रेट है, ठीक है, इनटू द सॉइल, उसे कम कर देगा, ठीक है। तो कंट्रोल कर देगा रिलीज एंड सब्सिक्वेंट स्लो द डिफ्यूजन ऑन टू सॉइल, ठीक है। तो डिफ्यूजन को कम कर देगा, उसके रेट को कम कर डालता है, ठीक है। तो नैनो जिंक मिलेगा आपको, नैनो कॉपर लिक्विड ही मिलेगा, वुड हेल्प इफेक्टिवली एड्रेस द डिफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जिंक और कॉपर देख लिया अब हमने। अच्छा, ये इफ्को क्या है, तो इफ्को क्या है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। तो इफ्को बारे में पूछ सकता है यूपीएससी, तो इफ्को बारे में पता होना चाहिए आपको। तो इनको एक फर्टिलाइजर लाइसेंस मिल गया है, ठीक है, ठीक है, बस इतना ही न्यूज़ में था। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको इफ्को ना अर्लियर नैनो लिक्विड यूरिया का इनको लाइसेंस मिल चुका है, नैनो लिक्विड अमोनियम फॉस्फेट का लाइसेंस मिल चुका है, ठीक है, ये अप्रूव हो चुके हैं सारे, ठीक है। अदर डेवलपमेंट्स में देखते हैं दोस्तों, जैसे गोल्डन है, तो गोल्डन है क्या है, ये अ सीट ऑफ गोल्ड है ये, ठीक है, जो कि 4 टाइम्स सीनियर है देना थिननेस कमर्शियली अवेलेबल गोल्ड लीव्स के, ठीक है। तो 400 टाइम्स सीनियर मिलेगा ये, ठीक है, जो आपको कमर्शियली अवेलेबल गोल्ड लीफ है उससे। अच्छा दोस्तों, जो ये मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ ना, ये आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है, जो आप खुद से पढ़ सकते हो उसे मैं क्यों पढ़ाऊँ, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा ही रहा हूँ, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। जो भी कोई इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि फ्लोरोसेंस, ये प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं यूपीएससी। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ऑफ सम मेटेरियल्स टू एमिट लाइट ऑफ लोअर फ्रिक्वेंसी, तो ये लाइट प्रोड्यूस करता है, एमिट करता है लोअर फ्रिक्वेंसी की, जब इसको हम इरेडिएट करते हैं विद लाइट ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी के साथ, ठीक है। अब पढ़ते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर, ये क्या होता है, तो पाइजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर पॉलीमर्स कैन जनरेट इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं ऑन द सरफेस अंडर प्रेशर और स्ट्रेन, दस कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इनके ऊपर हम प्रेशर स्ट्रेन लगाते हैं, जिसकी वजह से ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके दे देता है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये होता है पाइजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम आईटी एंड कंप्यूटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, इवन मेंस के लिए भी, ठीक है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एआई से तो क्वेश्चन हर साल बन रहा है, ठीक है, और एआई का तो भाई आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है, ठीक है, हो भी रहा है, चैट जीपीटी वगैरह आप देखते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने बताने वाला ये डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, ये तो आपको पता ही होता है। अच्छा, इसके अंदर मैं बताऊंगा स्टेजेस ऑफ एआई, ठीक है, जैसे कि आपको मिलेगा आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, नैरो इंटेलिजेंस के अंदर हम स्टेज 1 के बारे में अगर पढ़े, जैसे सीरी हो गया, जो आपको एप्पल के अंदर फैसिलिटी मिलती है, चैट जीपीटी हो गया, एलेक्सा हो गया, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, तो जनरल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होगा, जो एआई है ना, जो मशीन है ना, वो कंटिन्यूसली लर्न करेगा आर एज स्मार्ट एज ह्यूमन, जितने स्मार्ट ह्यूमंस हैं वैसे उस तरीके से ये लर्न करेगा चीज़ें, ठीक है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का होगा, तो मशीन दैट आर स्मार्टर देन ह्यूमंस, ठीक है, मतलब भैया मशीन्स को हम स्मार्टर बना देंगे अपने आप से भी, ठीक है।
तो ट्रेडिशनल एआई क्या था, जनरेटिव एआई क्या है, तो जनरेटिव एआई के बारे में देख लो भैया, जनरेट न्यू डाटा, इमेजेस, म्यूजिक, एआई ड्रिवन लर्निंग, जैसे न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये सही सीखेंगे, जैसे हमारा ब्रेन यूज करता है, लर्निंग करता है ना, इस तरीके से ये सीखेंगे, डाटा ड्रिवन लर्निंग। एंटायरली न्यू कंटेंट फॉर क्रिएटिव आउटपुट्स, ऑटोमेटिकली एडजस्ट एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, इंप्रूव करेगा अपनी परफॉर्मेंस को ओवर टाइम जनरेटिव एआई के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो क्या था, ये सब अब आपका थ्योरी बेस था, ठीक है, ये सब तो आपको स्टडी में पढ़ना ही है। मैं को पढ़ाने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स, ठीक है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर पूछ सकते हैं, ये है क्या, तो ये कैटेगरी ऑफ फाउंडेशन मॉडल्स है ऑफ लार्ज एआई मॉडल्स का, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जनरेटिंग नेचुरल लैंग्वेज एंड अदर टाइप्स ऑफ कंटेंट टू परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ टास्क, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूँ, इसका एग्जांपल देता हूँ। अब सोचो एआई वॉइस, एआई वॉइस जनरेट कर रहे हैं ना आजकल लोग, एआई वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर ही ये जो है वॉइस, ठीक है, जनरेट होती है, ठीक है, इमेज जनरेट होती है, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग अ कंपोनेंट ऑफ एआई दैट enables एआई टू इमिटेट द वे दैट ह्यूमंस लर्न, ठीक है, तो मशीन लर्निंग के अंदर क्या होगा, हम एआई को इमिटेट करेंगे कि भाई जैसे ह्यूमन सीखते हैं ना, ठीक है, अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से तुम भी सीखो, ठीक है, मशीन्स को हम कैपेबल बना देंगे इतना, ग्रेजुअली इंप्रूविंग इट्स एक्यूरेसी, फिर ये ग्रेजुअली अपनी जो है एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा, ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है, तो नाम में समझ में आ रहा होगा मशीन लर्निंग, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ठीक है, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर ही जो है नोबेल प्राइज मिला है किसको, जॉन जे हॉपफील्ड को और जियो फिरवी हेंटन को, ठीक है। इन्होंने इनेबल किया है मशीन लर्निंग को विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, ये मशीन लर्निंग प्रोग्राम होते हैं, मॉडल होते हैं दैट मेक्स डिसीजन लाइक ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, तो जैसे ह्यूमन ब्रेन डिसीजन लेता है वैसे ये मशीन्स भी लेने लगेंगे, यूजिंग प्रोसेस दैट मिमिक द वे बायोलॉजिकल न्यूरॉन वर्क टुगेदर, ठीक है, तो जैसे हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो न्यूरॉन से हमारा ब्रेन बना है, तो जैसे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ही मिमिक करेंगे और फिर आइडेंटिफाई करेंगे फिनोमेना को, ठीक है, वेक ऑप्शंस को, और अराइव एट कंक्लूजन, फिर कंक्लूजन पे ही आएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही समझो इसके अंदर और आगे बढ़ो, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन ब्रेन्स और आर्टिफिशियल नेटवर्क, तो ये समझ लो, देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, हम न्यूरल नेटवर्क से सीखते हैं ना, ये तो ह्यूमन का है, ठीक है, ठीक है, तो ये ह्यूमन, जैसे कि आप न्यूरल टिश्यूज होते हैं ना, जो आपकी क्लास 9 के टिश्यूज वाले चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिल जाएगा ये, ठीक है, ये तो आपको आता होगा समझ में। हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को, तो ये बिल्ड किससे होते हैं, नोड्स से, दैट आर कोडेड विद वैल्यू, तो नोड्स इसके अंदर बनाए जाते हैं और इसके अंदर कोडिंग डाली जाती है, the nodes are connected to each other when the network is trained, and the connection between the nodes that are active at the same time get stronger, otherwise they get weaker, ठीक है। तो नोड्स का इस्तेमाल करा जाता है किसके अंदर, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर, और इसके अंदर कोडिंग होती है, ठीक है। तो और ये न्यूरॉन्स होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमन ब्रेन वगैरह, ठीक है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो भारत जैन प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। अब भारत जैन प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं भैया, चैट जीपीटी ऐसी चीज़ें आ गई हमारे यहाँ, और इंडिया के अंदर अभी ऐसा कुछ अभी तक बना नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करें, हमने भी बना दिया भारत जैन प्रोग्राम, ठीक है, हमने भी इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया। तो ये एक मल्टी मॉडल एलएलएम प्रोजेक्ट है, फोकस ऑन द क्रिएटिव generative AI system that can generate high quality text and multimodal content like audio and imagery in various Indian languages। तो इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर ये आपको जनरेट करके दे देगा इमेजेस, ऑडियोज को, ठीक है, हाई क्वालिटी टेक्स्ट को, ठीक है। तो की फीचर्स क्या है भारत जैन का, मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी मॉडल मॉडल से ये भारतीय डाटा सेट बेस्ड ट्रेनिंग होगा, ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होगा, सबके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। बस इसके अंदर ये जितना ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एरावत आपको पता है एरावत क्या है, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग कॉमन कंप्यूट प्लेटफॉर्म फॉर एआई रिसर्च एंड नॉलेज एसिमुलेशन, ठीक है। और एरावत एक कंप्यूटर भी है, बताओ कौन सा है वो, सुपर कंप्यूटर है वो, ठीक है। चलो, और ये सीरीजन एआई जनरेटिव फॉर एक्सीलेंस, ये आपको पता होना चाहिए सीरीजन है क्या, ठीक है। और ये फैसिल रिकवरी से टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पढ़ना आपको। अब दोस्तों हम अदर डेवलपमेंट्स के अंदर पढ़ते हैं, जैसे डीफेक्स। अब डीफेक्स के बारे में आपको पता ही होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, रेफर टू सिंथेटिक मीडिया, सिंथेटिक मतलब बना बनाया मीडिया, यूजुअली इमेजेस वीडियोस क्रिएटेड यूजिंग एआई एंड डीप लर्निंग टेक्निक्स। थोड़ा एआई का इस्तेमाल करके हम इमेजेस और वीडियोस के अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हैं, ठीक है, सिंथेटिक मीडिया बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है डीफेक्स। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, यही बनना है बस, इसमें एआई का यूज़ होता है, ठीक है, और इसके अंदर इमेजेस और वीडियोस के अंदर दोनों के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। और अब डीफेक्स का एग्जाम्पल आपको देखने को मिल गया होगा, ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह पे। चलो,
अब जो इम्पोर्टेंट है देखते हैं, जैसे एक्सटेंडेड रियलिटी। ठीक है, तो एक्सटेंडेड रियलिटी के अंदर आपको ये बनना है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, एनकैप्सुलेटिंग ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स रियलिटी। इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, मिक्स रियलिटी क्या होती है। तो मैं इसे एक बार पढ़ा देता हूँ। जो यूपीएससी के पीवाईक्यू में मिलेगा ना, वही सेम लाइन इन्होंने लिख रखी है यहाँ पर। जैसे कि एआर के अंदर, ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर इमेजेस जो है जनरेट होते हैं फ्रॉम कंप्यूटर एंड प्रोजेक्ट होता है ऑनटू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स और सराउंडिंग। ठीक है, वीआर के अंदर क्या होता है, ये सिमुलेटेड एनवायरनमेंट होता है, इज क्रिएटेड एंड फिजिकल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली शट आउट। फिजिकल वर्ल्ड को हम बिल्कुल कम्प्लीटली शट आउट कर देते हैं किसमें, वर्चुअल रियलिटी के अंदर। और मिक्स्ड वाले में ये दोनों का क्या होगा, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, चलो डिजिटल ट्विंस। अब दोस्तों डिजिटल ट्विंस में ना आपको क्या समझना है, आपको ये देखना है इसकी डेफिनेशन क्या है। भाई डिजिटल ट्विंस किसे कह रहा है ये, तो डिजिटल ट्विंस आर वर्चुअल रेप्लिकास ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब डिजिटल ट्विंस क्या चीज़ है, तो ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का ना क्या बना देगा, ये वर्चुअल इमेज बना देगा, वर्चुअल रेप्लिका बना देगा, बिल्कुल सेम उसकी तरह, डिजिटल की तरह, बिल्कुल उसका ट्यून बना देगा वर्चुअल के अंदर, सिस्टम्स का भी, प्रोसेसेस का भी, दैट स्टिमुलेट द रियल वर्ल्ड काउंटरपार्ट इन रियल टाइम। ठीक है, बस इतना ही समझो। अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुके हैं आपसे। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है, तो यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है ऐसे आपसे। ठीक है, अब इसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये होता क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी के अंदर, बिटकॉइन जैसे कि इन 2009 के अंदर। और किसने करा था, ये सतोशी नाकोमोटो ने करा था। एन एक्सचेंज प्रोसेस है विच वर्क्स ऑन डाटा ब्लॉक्स, तो डाटा ब्लॉक्स में वर्क करता है। इन दिस वन ब्लॉक इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक, तो वन ब्लॉक इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक। ठीक है, वर्किंग ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे होता है, जैसे क्लाइंट इनिशिएट द ट्रांजेक्शन, पीयर टू पीयर नेटवर्क होगा, वैलिडेशन भी होगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक ब्लॉक की तरह वर्क करेंगे, ब्लॉकचेन की तरह बनाएंगे, ये ब्लॉकचेन बनेंगे। ठीक है, वही वेरिफिकेशन एडिंग टू द लेजो, फिर ये स्टेक होल्डर वेरीफाई द ट्रांजेक्शन डिटेल्स। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी ब्लॉकचेन का, तो ये आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इसके अंदर इम्यूटेबल होगा, टाइम स्टैम्प्ड होगा, कॉन्सेसेस हो सकेंगे। ठीक है, ऑल नेटवर्क पार्टिसिपेट एग्री टू वैलिडिटी ऑफ ईच अदर रिकॉर्ड्स, सिक्योर्ड होगा, ऑल रिकॉर्ड्स आर इंडिविजुअली इनक्रिप्टेड होंगे। पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, जैसे कि बिटकॉइन हो गया। ठीक है, वोटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, वोटिंग भी कर सकते हो आप। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, जैसे कंपनी के यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू मैनेज देयर ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स। अदर्स में सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, जैसे एनेबल्स मोर एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स, लॉ एनफोर्समेंट एंड बैंकिंग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं विश्वसिया नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, जिसे हम माइटी कहते हैं, हैज लॉन्च विश्वसिया नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टेक। अब इसमें क्या होगा, तो भैया माइटी आल्सो अनवेल्ड एनबीएफ लाइव, जैसे लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप अकेडमिया। ठीक है, और प्रामाणिक, प्रामाणिक क्या है, ये प्रामाणिक अ ब्लॉकचेन इनेबल्ड सॉल्यूशन फॉर वेरीफाइंग द ओरिजिन ऑफ मोबाइल ऐप्स। ठीक है, तो ब्लॉकचेन इनेबल्ड सॉल्यूशन है जो वेरीफाई करेगा ओरिजिन ऑफ द मोबाइल ऐप्स के बारे में। ठीक है, बस इतना ही। वेब थ्री के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ की है, तो वेब थ्री में होता क्या है, थर्ड जनरेशन है ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब का। ठीक है, तो इनेबल करता है पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन के अंदर, और इंटरेक्शन करता है विदाउट इंटरमीडिएट्स, तो इंटरमीडिएट्स नहीं होंगे इसके अंदर। प्रोवाइड अ वर्जन ऑफ द वेव वेयर यूजर्स हैव फाइनेंशियल स्टेक, मोर कंट्रोल ओवर वेव, तो फाइनेंशियल स्टेक भी होगा इसके अंदर यूजर्स का, और कंट्रोल भी होगा वेव के ऊपर भी। इनेबल्स पीपल्स टू कंट्रोल देयर ओन डाटा, पीपल जो है अपना डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं। इंक्लूड्स क्रिप्टो करेंसी नॉन फंजिबल टोकन्स। ठीक है, ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन अ कॉर्पोरेशन, तो यूजर्स जो हैं इसे कलेक्टिवली यूज कर सकते हैं, एक कॉर्पोरेशन ना करे। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा इसके अंदर बस। बिटकॉइन हाफिंग क्या है, ये बिटकॉइन हाफिंग रेफर्स टू 50% रिडक्शन इन दी रिवॉर्ड पेड टू बिटकॉइन माइनर्स। ठीक है, तो 50% रिडक्शन हो जाएगा बिटकॉइन माइनर्स को जो रिवॉर्ड मिलता है उसके अंदर। बिटकॉइन माइनर्स क्या होता है, सक्सेसफुली प्रोसेस अदर्स पीपल क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन्स, तो क्या करते हैं, सक्सेसफुली प्रोसेस करते हैं पीपल के क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन को, सो दैट दे कैन बी एडेड टू द पब्लिक डिजिटल लेजर नोन एज ब्लॉकचेन, तो जो वो पब्लिक लेजर डिजिटल लेजर के अंदर उसको ऐड कर सके
उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन कहते हैं। ठीक है, अब ये पूरा स्टैटिक का पोर्शन है दोस्तों। ठीक है, कि ब्लॉकचेन तो पूरा स्टैटिक का टॉपिक है जो आपको पूरा बुक के अंदर मिल जाता है, उसके बारे में आप ढंग से पढ़ो। ठीक है, अब पढ़ते हैं 3D टेक्नोलॉजी के बारे में। 3D टेक्नोलॉजी के ऊपर भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है। तो 3D के अंदर नाम समझ में आ रहा है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर। ठीक है, मटेरियल को लेयर बाय लेयर इसमें ऐड करा जाएगा। इट इज द अपोजिट ऑफ सब्सट्रैक्टिव, मतलब ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के अपोजिट है बिल्कुल। एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय द कटिंग अवे अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ मटेरियल। एम मटेरियल्स क्या होते हैं, इंक्लूड थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, मेटल, मेटलोलाइज, सेरेमिक, बायोमटेरियल सच एज बायोइंक्स। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ और एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, वो किसका, 4D प्रिंटिंग का। 3D प्रिंटिंग के बारे में तो इसका अब यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगी आपसे, 4D प्रिंटिंग के बारे में पूछेगी। 4D प्रिंटिंग होता क्या है, देखो दोस्तों, 4D प्रिंटिंग होता क्या है, ये इवोल्व फ्रॉम 3D प्रिंटिंग है बाय एडिंग द डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक है, डायमेंशन इसके अंदर जोड़ दिया है टाइम का। ठीक है, कैसे, ये ऑब्जेक्ट होंगे ऐसे, ठीक है, जो चेंज हो जाएंगे, मतलब ये ना अपने जो ऑब्जेक्ट है ना शेप, ये चेंज कर लेंगे ओवर टाइम। कैसे, रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई सच एज हीट। अगर हीट में आएंगे या लाइट के उसके अंदर आएंगे या मॉइस्चर के एनवायरमेंट के अंदर आएंगे, तो ये अपने शेप को चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो कैन चेंज शेप और फंक्शन। ठीक है, तो ये टाइम के साथ इसको हमने डायमेंशन को इसके अंदर लिंक कर दिया 4D प्रिंटिंग के अंदर। इसके आप एग्जांपल कुछ देख सकते हो। ठीक है, आप गूगल पर सर्च करना 4D प्रिंटिंग और इसके ना इमेजेस देख लेना। इसके अंदर कुछ आपको इमेजेस देखने को मिलेंगे जिसमें आपको दिखाएगा कि टेम्परेचर के साथ वो अपना शेप चेंज कर लेता है। ठीक है, तो एक की एप्लीकेशन देख सकते हो आप इसके अंदर 4D प्रिंटिंग के। ठीक है दोस्तों, देखो ये अग्निबाण जो है ना, ये रॉकेट, ये आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स के लिए। इसलिए देखो, आईआईटी मद्रास ने ना इंक्यूबेट किया है स्पेस स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मोस को। ठीक है, जिसने अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट अग्निबाण SORTAD विद अ सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इमेज। ठीक है, तो ये रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया और भी वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट है ये। ठीक है, अग्निबाण, जिसके जिसके पास सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये रॉकेट जो अग्निबाण है ना, इंडिया का फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च फ्लाइट है ये। ठीक है, और ये लॉन्च कहाँ से किया गया था, इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली, ध्यान रखना, इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च पैड कॉल्ड धनुष। तो ठीक है, धनुष अगर पूछे तो क्या है, तो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च पैड है धनुष, एस्टेब्लिश बाय अग्निकूल एट श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। तो अग्निकुल क्या है यहाँ पर, ये एक स्टार्टअप है स्पेस का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था और ये आपको याद रखना है दोस्तों। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, यूएस बेस्ड एक न्यूरल लिंक है जिन्होंने ब्लाइंड साइड अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस इम्प्लांट किया है। ठीक है, और उसको मिला है ब्रेक थ्रू डिवाइस स्टेटस बाय यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो यूएस FDA के द्वारा इनको ब्रेक थ्रू डिवाइस स्टेटस मिला है न्यूरल लिंक के ब्लाइंड साइड को। ठीक है, ये है क्या, एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस, ठीक है, इम्प्लांट है ये। दैट मीन्स देखो एक ब्लाइंड साइड चिप होगी। ठीक है, जो कि इसका काम क्या होगा, ये हेल्प करेगा ब्लाइंड पेशेंट का जो लॉस्ट कर चुके हैं देयर बोथ आइज, है ना, या फिर अपने ऑप्टिक नर्व्स को, और दोज हु हैव बीन ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ टू रिगेन देयर साइट। ठीक है, जो ब्लाइंड पीपल हैं उनको ये हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसे लोगों को जो अपनी आंखें खो चुके हैं या फिर वो बाय बर्थ ही मतलब ब्लाइंड थे। ठीक है, तो उनकी हेल्प ये कैसे करेगा, देखो अब यहाँ पर देखो ना, कंपैरिजन बिटवीन मोटर एंड बी से कंट्रोल। तो बी से कंट्रोल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने डिसाइड किया है कि भैया टर्न ऑन द लैंप। ठीक है, आपको लैंप ऑन करना है, लाइट ऑन करनी है, तो आपने ब्रेन में सोच लिया ये बात। ठीक है, अब ये ब्लाइंड जो ये ब्लाइंड चिप है ना, ये ब्लाइंड साइड चिप जो है ना, ये आपके ब्रेन में लगी हुई होगी या फिर ब्रेन से ये कनेक्ट होगी आपके। तो आपने बोल दिया कि भाई डिसाइड टू टर्न ऑन द लैम्प, तो एग्जीक्यूट कैसे करोगे आप, द कंप्यूटर एनालाइजेज योर ब्रेन। ठीक है, वो कंप्यूटर आपको एनालाइज करेगा ब्रेन को। एक्टिविटी आइडेंटिफाइंग दैट यू विश टू टर्न ऑन द लैम्प, इट सेंड्स द सिग्नल टू द लैम्प। ठीक है, तो सिग्नल भेज देगा ये लैम्प को। ठीक है, अब ये बिल्कुल वैसे ही होगा, वायरलेस कनेक्शन होगा। ठीक है, टू द लैम्प एंड इंस्ट्रक्टिंग टू इट टर्न ऑन। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा, द डिवाइस द लैम्प रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल फ्रॉम द कंप्यूटर बाय फ्लिपिंग ऑन। फिर वो आउटपुट जो है अपना लैम्प जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्नल के थ्रू होगा और ये क्या काम करेगा चिप, ये आपके ब्रेन फंक्शन को देखेगा। ठीक है,
ब्रेन की एक्टिविटी देखोगा कि भैया आप ब्रेन में क्या सोच रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, ठीक है, वो हिसाब से ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो कितना आसान काम हो जाएगा। देखो अब ऐसे अंधे व्यक्ति के पास, जिनके पास आंखें नहीं है, उनको भैया फिजिकली जाके लाइट ऑन करनी पड़ती थी, उनको देखना पड़ेगा कि लाइट का स्विच ऑन कहाँ पर है, ठीक है। वैसे व्यक्ति सिर्फ सोचेंगे अपने माइंड के अंदर और वो अपना जो लैंप है वो ऑन कर सकते हैं बाय देयर ब्रेन, ठीक है, बस, ठीक है। तो अबाउट द ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस क्या है, तो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो एक्वायर करेगा, एनालाइज करेगा, है ना, एंड ट्रांसलेट करेगा ब्रेन सिग्नल्स को इनटू कमांड्स फॉर एन आउटपुट डिवाइस टू कैरी आउट डिजायर्ड एक्शन, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, आपने यहाँ देख लिया। तो बीसीआई हैज 3 मेन पार्ट्स, ठीक है। एक होगा हेडसेट डिवाइस होगा, एक होगा कंप्यूटर टू प्रोसेस एंड एनालाइज द रिकॉर्ड ब्रेन एक्टिविटी, और तीसरा होगा इसका एप्लीकेशन डिवाइस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बीसीआई फीडबैक, तो फीडबैक भी होगा इसके अंदर। और एक बात और दोस्तों, बीसीआई डू नॉट रीड माइंड्स टू extract information from unsuspecting or unwilling user but enables users to act on the world by using brain signals rather than muscles, ठीक है। तो ये आपके ना ब्रेन का जो है ना डाटा को ये तुम्हारा एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो आप ब्रेन के अंदर सोच रहे हो ना उसको उसके उस व्यक्ति को हेल्प करेगा, ठीक है। आप उनको मसल्स, अपने मसल्स का यूज़ नहीं करना, ठीक है, बाय उनको ब्रेन सिग्नल्स का यूज़ करके उस काम को, उस एक्टिविटी को वो कर सकते हैं, ठीक। चलो अच्छा, ये टाइप्स ऑफ बीसीआई क्या है, एक होगा आपका इन्वेजिव बीसीआई ना, इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट मतलब आपके ब्रेन में इम्प्लांट कर दिया जाएगा, तो इम्प्लांटेड डायरेक्टली थ्रू इनटू ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन, ठीक है, ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन के अंदर ये इम्प्लांट कर दिया जाएगा। एक होगा नॉन इन्वेजिव बीसीआई, ठीक है, ये सरफेस डिटेक्टर होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रोसिनोफेलोग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे ब्लाइंड साइड चिप है क्या, ठीक है, यूपीएससी में डायरेक्ट पूछ लें आपसे ब्लाइंड साइड चिप क्या है, ठीक है, किस तरीके से हेल्प करेगा ये लोगों की, ठीक है। तो और फंक्शन कैसे करेगा, फंक्शन पूछ लें आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो की एप्लीकेशन आपको ध्यान रखने हैं इसके। अच्छा, न्यूरॉन है ना, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ब्रेन इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स ऑफ कॉल्ड न्यूरॉन्स, और ये आप पढ़ते हो ना, ठीक है, सेल्स वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, क्लास 9 में, ठीक है, टिश्यूज वाले में। तो बिल्कुल भाई वो पढ़ना बहुत जरूरी है वो चैप्टर, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार मैं आपको, ठीक है। अच्छा, न्यूरॉन्स कम्युनिकेट वाया इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो न्यूरॉन्स है ना हमारे, जो ब्रेन सेल्स होते हैं हमारे, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स पे वर्क करते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, इनके अंदर केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिससे वजह से ब्रेन हमारा सिग्नल जो है भेजता है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिकल ब्रेन एक्टिविटी कैन बी मेजर्ड बाय प्लेसिंग स्पेशल सेंसर ऑन टू और इनटू द हेड, ठीक है। चलो ये तो चीज़ें समझ में आ गई। सुपर कंप्यूटर हर साल न्यूज में आ रहा है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली लॉन्च किया है 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर सिस्टम को एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को फॉर वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च के लिए, ठीक है। अब आप देखो न्यू एचपीसी जो लॉन्च हुए हैं हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स, उनका नाम है अराका और अरुणिका, ठीक है, यह नाम याद रखना, अराका और अरुणिका है क्या। तो ये भैया हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम दैट डिलीवर्स एक्सेप्शनल प्रोसेसिंग पावर एंड कंप्यूटेशनल कैपेसिटी कंपेयर टू अ जनरल पर्पस मैटर। तो भैया जनरल पर्पस जो कंप्यूटर होते हैं आपके पास, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, जनरल कंप्यूटर होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा ये हाई हाई पावर वाला होता है कंप्यूटर, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम होता है ये, और एक्सेप्शनल प्रोसेसिंग पावर होती है इसकी, बहुत फास्ट वर्क करता है ये, ठीक है। अगर आप इसकी स्पीड देखोगे ना, परफॉर्मेंस की स्पीड, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड पे काम करता है ये, फ्लॉप्स, ठीक है। और इंडिया का अगर सुपर कंप्यूटर का एग्जांपल देखोगे तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम था परम 8000। और इंडिया का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट एआई का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, एरावत है, ठीक है। ए से याद रखना, एरावत और एआई कंप्यूटर है ये, ठीक है। और उसको 75th रैंक मिला है टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में, जो कि 2023 में आई थी है, ठीक है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इस फ्रंटियर, जो यूएसए का है ना, कैपेबल ऑफ मोर देन क्विंटिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड, इसको कहते हैं एक्साफ्लॉप, ठीक है। तो एक्साफ्लॉप में वर्क करता है ये, तो भाई ठीक है। तो सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, यूएसए का है फ्रंटियर, ठीक है। चलो की एप्लीकेशन क्या है सुपर कंप्यूटर की, तो आप यहाँ देख सकते हो। लाइफाई टेक्नोलॉजी के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, अभी न्यूज में क्यों है देखो। नेवी है ना, नेवी, इन्होंने आईडेक्स फोस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस, ठीक है। तो आईडेक्स क्या है, ये फोस्टर करता है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को इन द डेवलपमेंट ऑफ द डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के अंदर। आईडेक्स इज मैनेज बाय द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन को इसको
मैनेज करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो लाइफाई या फिर लाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी है क्या, इसके बारे में जान लो। यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा है आपसे क्वेश्चन। ये बाय डायरेक्शनल वायरलेस सिस्टम है, ध्यान रखना वायरलेस सिस्टम है दैट यूजेस विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपसे ना वीएलसी के बारे में पूछा रखा है यूपीएससी ने, तो विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बोल सकते हो आप इंफ्रारेड और नियर अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, लाइट का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ये ट्रांसमिट डाटा विद द हेल्प ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड, तो एलईडी का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड का इस्तेमाल होता है, उससे ये डाटा जो है ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जैसे वर्किंग देखो तो ऑन ऑफ एक्टिविटी ऑफ एलईडी ट्रांसमीटर इनेबल्स डाटा ट्रांसमिशन बाय द इनकमिंग बाइंडिंग कोड्स। अच्छा, एडवांटेज क्या है लाइफाई ओवर वाईफाई, यूपीएससी क्वेश्चन पूछिए और ये बढ़ना है, ये फास्टर होता है, चीपर होता है, सिक्योर होता है क्या, लाइफाई ओवर वाईफाई। अब कंपैरिजन देख लो लाइफाई और वीएलसी टेक्नोलॉजी का। देखो वीएलसी के बारे में पूछ चुके तो ये विजिबल लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ये इंफ्रारेड इनविजिबल विजिबल दोनों तीनों कर सकते हैं। ये बाय डायरेक्शनल होते हैं लाइफाई, ये पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। डेटा रेट देखोगे तो इसका हाई होता है, इसका लो होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर किसको नहीं पता भाई सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर आर आल्सो रेफर टू एज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, मटेरियल विद कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर। तो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। अब सिलिकॉन इज एन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगर एलिमेंट में देखोगे तो सिलिकॉन आपको मिलेगा, ठीक है, नेचुरली, ठीक है, ऐसा सेमीकंडक्टर। और गैलियम नाइट्राइड जो है कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, ध्यान रखना। अब ये कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंटल क्या होता है भाई, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, आपका क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक है, उसकी केमिस्ट्री के जो स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर हैं उसे ध्यान से पढ़ लेना अगर नहीं पता तो। सेमीकंडक्टर्स आर फाउंड इन द ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसलिए सेमीकंडक्टर बहुत एसेंशियल है, ठीक है, किसी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आपको मिल जाएंगे। प्ले वाइटर रोल इन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। चलो, नेटवर्क एज ए सर्विस पे आ गया भैया, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सुना होगा आपने, नेटवर्क एज ए सर्विस आ गया है। ये अलाउ करता है कस्टमर को टू ऑपरेट द नेटवर्क्स विदाउट मेंटेनिंग देयर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, अब ये न्यूरोफॉर्मिक कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट रिलेटेड टू फिजिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है, एक बोसन के ऊपर पूछ चुकी है। तो मैं इसको अभी रिवाइज कराता हूँ आपको। डेवलपमेंट रिलेटेड टू फिजिक्स, इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते क्या हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स इन्हीं से बना है, एलिमेंट्री पार्टिकल से। अच्छा, ये डायग्राम देखो जरा दोस्तों, ठीक है, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो ना तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैटर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैटर हो गया, कोई ब्लॉक से समझ लो कोई मैटर है, तो उसको अगर ब्रेक करोगे तो मॉलिक्यूल्स मिलेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करोगे तो एटम्स मिलेंगे, फिर इसको ब्रेक करोगे तो न्यूक्लियस विद इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फिर इसको भी ब्रेक करोगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, फिर इसको भी सब फर्दर डिवाइड करो, ठीक है, ब्रेक करो, तो आपको मिलेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसको हम क्वार्क्स कह सकते हैं, ठीक है, लेप्टन्स बोल सकते हैं, मोन बोल सकते हैं, बोसोन्स बोल सकते हैं और ग्लोन बोल सकते हैं। बोसोन्स के बारे में भी आगे बढ़ाऊंगा मैं हिग्स बोसन में, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनसे यूनिवर्स बना है, ठीक है। तो ये पार्टिकल हायरार्की मैंने आपको समझा दी है। तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स देखोगे तो इसके अंदर ये समझा रखा है कि क्वार्क्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है, ये आप खुद से पढ़ लेना। मैं इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन बताता हूँ आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज कैरिड बाय फोटोन्स, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कौन करता है कैरी, फोटोन्स कैरी करता है। और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, हिग्स बोसन जैसे न्यूक्लियस मिलता है ना आपको एटम के अंदर, ऐसे हिग्स बोसन जो है ना, इसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के अंदर मिलेगा आपको बीचों बीच, क्योंकि पता है क्यों, मास यही प्रोवाइड करता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स को, ठीक है। अभी आगे मैं हिग्स बोसन में इसको पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो हिग्स बोसन कौन थे, एक नोबेल लिटरेट थे फिजिक्स के, ठीक है, इनका नाम था पीटर हिग्स, ठीक है। अब इन्होंने हिग्स बोसन पार्टिकल का खोज किया था, ठीक है, तो इनके बारे में जान लो। तो इन्होंने हिग्स फील्ड का खोज किया था 1964 में, अ न्यू फील्ड दैट फिल्स द एंटायर यूनिवर्स, जो फिल करता है पूरा एंटायर यूनिवर्स को, एंड गिव्स मास टू ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स उसको ये क्या करता है, मास प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन, हिग्स फील्ड। आल्सो ही प्रपोज अ न्यू फंडामेंटल पार्टिकल हिग्स बोसन, ठीक है। तो न्यू फंडामेंटल पार्टिकल उन्होंने खोजा, ठीक है, फाउंड किया, वो उसका नाम इन्होंने रखा हिग्स बोसन, मतलब अपने नाम पे रख दिया, ठीक है। अब हिज आइडिया वाज वैलिडेटेड इन 2012, ठीक है, थ्रू एक्सपेरिमेंट एट द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च एंड सन। इसको लार्ज, इनके पास लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर है, ठीक है, सन के पास, जिसकी वजह से ये न्यूट्रॉन्स की खोज करते हैं,
ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल खोज करते हैं, और ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के बारे में, ठीक है सन। तो इनके पास क्या है, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है, जिससे उन्होंने इनके जो खोज थी, डिस्कवरी थी, उसको क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन द हिग्स फील्ड एंड मास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये रिलेशन देख लो, क्वेश्चन आ सकता है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स डू नॉट हैव अ मास ऑफ देयर ओन, ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पास खुद का मास नहीं होता, दे गेट देयर मास बाय इंटरेक्टिंग विद द हिग्स फील्ड, तो हिग्स फील्ड से ये अपना ये मास लेते हैं, ठीक है। अब मास क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, मास और वेट के बीच में डिफरेंस ही पता होगा आपको, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मास क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द फील्ड, बिल्कुल देख लो। अगर आप इनकी मास की क्वांटिटी चेक करना चाहते हो ना, मेजर करना चाहते हो, तो जितना ये जो है इंटरेक्शन करेंगे फील्ड के साथ, एक फील्ड के साथ, उतनी ज़्यादा इनकी जो है ना इंटेंसिटी बढ़ेगी और इनकी मास बढ़ेगी। द पार्टिकल डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। इट मीन्स दैट स्ट्रोंगर द इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल विद द हिग्स फील्ड, द हैवियर द पार्टिकल एंड्स विद द पिंग, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इनका इंटरेक्शन होगा हिग्स फील्ड से, ठीक है, उतना ही ज़्यादा इनका मास होगा, ठीक है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। अच्छा, हिग्स बोसन के बारे में जान लो भैया, इंपॉर्टेंट है हिग्स बोसन, ठीक है। हिग्स बोसन पार्टिकल के बारे में जान लो, ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, नोन एज गॉड पार्टिकल्स, तो गॉड पार्टिकल्स भी कहते हैं इसे, है ना। अ टाइप ऑफ बोसन फोर्स कैरिंग सबएटॉमिक पार्टिकल है, गेट इट मास लाइक जस्ट अदर पार्टिकल, जैसे कि जो हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो इनका भी ये मास निकलेगा। तो इसका मास कितना है, तो इसका मास है 125.35 GeV, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर स्पिन देखो, ये स्पिन वाला सिस्टम ना केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये स्पिन क्या होता है, ठीक है। और ये स्पिन जो है ना क्लास 11th या 12th में पढ़ते हैं, ठीक है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसके स्केलर पार्टिकल है ये, ठीक है, स्केलर पार्टिकल है जिसका जीरो स्पिन है। इट इज ओनली एलिमेंटल पार्टिकल विथ नो स्पिन, तो इसके अंदर कोई सा भी स्पिन नहीं होता, स्पिन नहीं करता ये, तो नो स्पिन देखने को मिलेगा, मतलब जीरो स्पिन है तो जो नो स्पिन ही होगा, ठीक है। अब लाइफ टाइम देखो इसकी वेरी शॉर्ट होती है, रैपिडली डिके इनटू अदर पार्टिकल्स, ठीक है, रैपिडली डिके हो जाएंगे अदर पार्टिकल्स के अंदर, प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। डिटेक्शन कैसे करोगे, डिटेक्टेड इनडायरेक्टली बाय ऑब्जर्विंग द पार्टिकल्स इनटू डिके इनटू, ठीक है, डिके होता है ये टूट के भी करता है, ठीक है। अब देखो सन के बारे में बताया था ना मैंने, सन यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टेब्लिश हुआ था 1954 में, और एक कोलैबोरेटिव रिसर्च इनटू हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स, तो पार्टिकल फिजिक्स के बारे में रिसर्च करता है। इसके अंदर मेंबर स्टेट मिलेंगे आपको 23, 10 एसोसिएट मेंबर स्टेट्स मिलेंगे, और एसोसिएट के अंदर हमारा इंडिया भी आता है, एसोसिएट मेंबर है इसका इंडिया। डिस्कवरी किसके करी उन्होंने, तो जेड बोसन है ना, और डब्ल्यू बोसन पार्टिकल्स की। अच्छा, अब द वर्ल्ड वाइड वेव वाज इन्वेंटेड एट सन बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट टीम, ये तो चलो थ्योरी वाली पार्ट है, ठीक है। तो क्या क्या लॉन्च किया इन्होंने, ये सब पढ़ लेना आप। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं हमने, न्यूट्रॉन्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। न्यूट्रॉन्स में बताया था, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है पूरा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स के बारे में जान लो, देखो इनको घोस्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। घोस्ट पार्टिकल क्यों कहते हैं, देखो बताता हूँ मैं। बिकॉज नियरली 100 ट्रिलियन न्यूट्रॉन्स, 100 ट्रिलियन, ठीक है, काउंट नहीं कर सकते आप, 100 ट्रिलियन न्यूट्रॉन्स पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी सेकेंड एवरी सेकेंड विदाउट अस नोटिसिंग, तो हर सेकंड में 100 ट्रिलियन न्यूट्रॉन्स जो है ना हमारी बॉडी से पास हो जा रहे हैं, इसलिए इनको घोस्ट पार्टिकल्स कहते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता, इसलिए कहते हैं इनको घोस्ट पार्टिकल्स। तो न्यूट्रॉन्स या घोस्ट पार्टिकल्स होते क्या है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं विथ नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। तो इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, ठीक है, इनका कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव आप बोल नहीं सकते, और नेग्लिजिबल मास होता है। मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स विच आर रिलीज्ड फ्रॉम कॉस्मिक सोर्सेज एट द मिल्की वे एज आर नोन एज एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन जो है रिलीज कहाँ से होते हैं, तो कॉस्मिक सोर्सेज से, जो मिल्की वे के एज से मिलता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ चुका था कि भैया जो न्यूट्रॉन्स है ना, जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कैसे बनते हैं, मतलब इनका ओरिजिन क्या है। तो सन के न्यूक्लियर रिएक्शन से, पार्टिकल डिके इन अर्थ, बीटा डिके, पार्टिकल एक्सीलरेटर एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट से सब के सब क्या है, न्यूट्रॉन रिलीज करते हैं ये सब, ठीक है। पॉसिबल सोर्सेज ऑफ हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स क्या है, तो इवेंट्स लाइक सुपरनोवास, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई एंड ब्लैक होल्स, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, और स्टार भी मार्क कर रखा है, तो ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखते हैं न्यूज में क्या है, तो नोवा न्यूमी ये भी है इन द यूनाइटेड स्टेट्स की फाइंडिंग क्या करा है, न्यू नोवा रिजल्ट सजेस्ट दैट टू लाइटेड न्यूट्रॉन्स एज अ हेवियर वन, जो भी है, न्यूट्रॉन्स कम इनटू 3 वेराइटीज, म्यून, इलेक्ट्रॉन और टाउ, ठीक है। बस 3 वेराइटी से मिलेगा आपको न्यूट्रॉन्स, म्यून, इलेक्ट्रॉन और टाउ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है,
ये ट्रेवल करते हैं नियरली स्पीड ऑफ द लाइट, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है इसके ऊपर। नाइदर गेट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये भी ध्यान रखना। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अंदर ये ट्रेवल करते हैं। और मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स हैं दैट हैव मास इन द यूनिवर्स, ठीक है। अब देखो इंपोर्टेंट और क्या है, क्यू न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज मिल जाएंगी आपको इंडिया के अंदर भी, जैसे इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है हमारा खुद का, ठीक है। और ये जॉइंटली फंडेड है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी भी मिलेगी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। अब ये बताना ये है कहाँ पर आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ है कहाँ पर, ठीक है। अदर मैसेंजर ऑफ सेलेस्टिकल इवेंट्स जैसे कॉस्मिक रेज है, ठीक है, गामा रेज है। गामा रेज के बारे में जान लो दोस्तों, ये गामा रेज क्या है, ये गामा रेज हैव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगी तो हाई हाई फ्रीक्वेंसी होगी, तो मोस्ट एनर्जी ऑफ एनी वेव इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, गामा रेज। इसके सामने आप आ नहीं सकते दोस्तों, ठीक है, आर पार आती है चीजें। चलो, एक क्वाजर क्या होता है, क्वाजर, क्वाजर के बारे में पूछ सकता है यूपीएससी। तो क्वाजर इज अ शॉर्ट टर्म, है ना, स्टेलर रेडियो सोर्स है ये, है ना। क्वाजर आर पावर्ड बाय द सुपरमेसिव ब्लैक होल्स, मोस्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, ध्यान रखना मोस्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स है ये। डिस्पाइट देयर ब्राइटनेस ड्यू टू देयर ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, नो क्वाजर कैन बी सीन विदाउट एन अनएडेड आई, ध्यान रखना, बिना टेलीस्कोप के आप क्वाजर नहीं देख सकते। द एमिट रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, यूवी रेज, इंफ्रारेड, एक्स रेज एंड गामा रेज, ये सारे क्या है, क्वाजर बोल सकते हो कि मतलब क्वाजर की जो है जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है ना, क्वाजर कैसे बना है, तो वो रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट, यूवी रेज, इंफ्रारेड वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज से ये बना हुआ है। ये सब क्या करता है, वो एमिट करता है, ठीक है, क्वाजर। अब ये क्वाजर की ना एक बार इमेज देख लेना अभी गूगल पर, समझ में आ जाएगा ये क्वाजर है क्या आपको, ठीक है। मैंने तो देख रखी है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगा तो समय ज़्यादा वेस्ट होगा हमारा। अब ग्रेविटेशनल वेव समझते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में दोस्तों आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स होते क्या है, दे आर रिपल्स इन द स्पेस टाइम, स्पेस टाइम के अंदर ये रिपल्स करते हैं, caused by some of the most violent and energetic process in the universe that propagate in all direction away from the source, ठीक है। तो सारे डायरेक्शन के अंदर ये प्रोपोगेट करेंगे, ठीक है, और ये एनर्जेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। अब मैं ग्रेविटेशनल वेव्स को ना कैसे समझा सकता हूँ, थ्रू इमेज या थ्रू वीडियो, ठीक है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, एक बार ग्रेविटेशनल वेव सर्च करना गूगल के ऊपर, और इसकी छोटी सी क्लिप आएगी 1 से 1.5 मिनट की, ठीक है, उसे एक बार देख लेना। ये स्पेस टाइम के अंदर ना, है ना, एक रिपल जनरेट करता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है। अगर आपको बाय डेफिनेशन याद रखना है तो ध्यान रखना रिपल्स इन द स्पेस टाइम। अगर यूपीएससी पूछेगी तो जहां पर लिखा होगा रिपल्स इन द स्पेस टाइम कॉज्ड बाय मोस्ट वायलेंट एनर्जेटिक प्रोसेस इन द यूनिवर्स प्रोपेगेट इन ऑल डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसकी बाकी एक इमेज या फिर एक बार वीडियो देख लेना दोस्तों, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ज़्यादा अच्छा समझने के लिए आपको इसकी एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी, डेमो वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये ना प्रेडिक्ट कर चुके हैं इससे पहले, मतलब इसके बारे में ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में कौन, आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर, ठीक है, कौन कर चुका है, आइंस्टीन कर चुका है इसके बारे में। ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, ये जो है ना ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स। चलो, ग्रेविटेशनल वेव फर्स्ट डिटेक्शन तो किसने डिटेक्ट किया था, तो देखो लीगो के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि लीगो क्या है, तो लीगो ने सबसे पहले किया था लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, लीगो इन 2015। 2017 में नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स के अंदर फॉर डिसाइसिव कंट्रीब्यूशन टू द LIGO डिटेक्टर एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स का इन्होंने LIGO डिटेक्टर ने क्या करा था, डिटेक्ट किया था इसको, ग्रेविटेशनल वेव्स को। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, तो ये बताएगा नेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, ये आंसर करेगा मिस्ट्रीज अबाउट द नेचर ऑफ मर्जिंग सुपरमेसिव ब्लैक होल्स के बारे में। तो सुपरमेसिव जो ब्लैक होल्स होते हैं ना उनके मर्जिंग के बारे में ये बताएगा, मतलब उसकी एविडेंस देगा कुछ। इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल वेव कब आएंगी, कब ओरिजिनेट होंगी, व्हेन अ स्टार एक्सप्लोड्स एसिमेट्रिकली, जैसे सुपरनोवा होता है, जब दो बिग स्टार जो है ऑर्बिट करेंगे इस इधर को, व्हेन टू ब्लैक होल्स ऑर्बिट इच अदर एंड मर्ज एंड ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार मर्जर, ठीक है, या फिर ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार मर्जर हो जाएंगे, तब ये ग्रेविटेशनल वेव जो है जनरेट होंगी, ठीक है। अब न्यूज में क्या था, ये मर्जर हुआ है ग्रेविटेशनल वेव्स का, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मर्जर बिटवीन द न्यूट्रॉन स्टार एंड द मिस्ट्री ऑब्जेक्ट। मिस्ट्री ऑब्जेक्ट का पता नहीं इनका भाई कौन सा मिस्ट्री ऑब्जेक्ट है। मर्जर इज ऑफिशियली नोन एज, इन्होंने इसका नाम रखा GW ऐसे करके, तो ये नाम अगर आए GW से ध्यान रखना, ये ग्रेविटेशनल वेव्स के ग्रेविटेशनल वेव्स है ये, डिटेक्टेड बाय लिगो विर्गो कागरा कोलैबोरेशन 2023, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव कम इनटू केम फ्रॉम अ मर्जर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, अभी मैंने बता दिया,
न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म व्हेन मैसिव स्टार रन्स आउट ऑफ द फ्यूल एंड कोलैप्सिस। ठीक है, ये होता है न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, डेफिनेशन है इसकी, इसको पढ़ लेना आप। ठीक है, मिस्ट्री ऑब्जेक्ट whose mass lies between the mass gap। अब ये मास गैप क्या होता है? इज द रेंज ऑफ द मास बिटवीन द हेवीएस्ट नॉन न्यूट्रॉन स्टार एंड द लाइटेस्ट नॉन ब्लैक होल। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं समझना आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और लिगो के बारे में बढ़ते हैं। ठीक है, लिगो के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। लिगो इंडिया के बारे में पूछना चाहिए कि लिगो इंडिया भी हमारे पास हैगा। ठीक है, वही जो ग्रेविटेशनल वेव्स को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। इट विल बी बिल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ, हाँ ध्यान रखना, इट विल बी बिल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन महाराष्ट्र। ठीक है, बिल्ड होगा भी लिगो इंडिया। ठीक है, और बाकी लिगो के बारे में आप ये पढ़ सकते हो दोस्तों। ये एलसेप्ट का होता है। ठीक है, स्टेबल होता है, हाई पावर लेजर होता है इसे। ठीक है, चलो अच्छा, एंटी मैटर के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ये एंटी मैटर क्या होता है? तो साइंटिस्ट स्पॉटेड द हैवीएस्ट एंटी मैटर न्यूक्लियस इन अ पार्टिकल एक्सीलरेटर यूस्टिक हैवी ऑन आयन कोलाइडर। ठीक है, एंटी हाइड्रो हाइपर हाइड्रोन 4 कहते हैं इसको। ठीक है, मेड अप ऑफ एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन्स एंड एंटी हाइपरॉन। ठीक है, तो एंटी मैटर होता क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंटी मैटर पार्टिकल्स शेयर द सेम मास। ठीक है, तो शेयर द सेम मास एज देयर मैटर काउंटरवेयर्स। ठीक है, तो मैटर और एंटी मैटर दोनों कोएक्सिस्ट करते हैं एक साथ ही। ठीक है, पेयर में आते हैं, तो इनका मास सेम होता है एज देयर काउंटर पार्ट्स, बट क्वालिटी सच एज इलेक्ट्रिक चार्ज आर अपोजिट। ठीक है, लेकिन इसका जो क्वालिटीज देखोगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इसके अपोजिट मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इसी को कहते हैं एंटी मैटर। अ पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन इज एन एंटी प्रोटॉन टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जांपल के लिए समझ सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं वो एंटी पार्टिकल होते हैं किसके, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पढ़ते हो ना आप, तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो ये दूसरे के क्या हो गए, एंटी प्रोटॉन हो गए। ठीक है, या फिर एंटी मैटर हो गए। ठीक है, एंटी प्रोटॉन बोलेंगे, एंटी मैटर बोलेंगे। ठीक है, चलो मैटर्स एंड एंटी मैटर्स पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस एज देयर पेयर इफ कम इन कॉन्टैक्ट एनिहिलेट वन अनदर। अगर कॉन्टैक्ट में आ जाए तो एक दूसरे को ये एनिहिलेट कर देंगे। ठीक है, और लीव करेंगे प्योर एनर्जी को। हाई एनर्जी फोटोन सोर्स, ये क्या है? चाइना हैज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट हाई एनर्जी फोटोन सोर्स। क्यों? देखो भाई, अगर आप पढ़ोगे ना, फर्स्ट ब्राइटेस्ट सिंक्रोनाइजेशन एक्स रेज इन एशिया, ये क्या होता है? सिंक्रोट्रॉन्स, अ टाइप ऑफ सर्कुलर पार्टिकल एक्सीलरेटर होता है ये, जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है टू प्रोड्यूस इंटेंस बीम्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो इंटेंस बीम ऑफ लाइट को ही प्रोड्यूस करेगा, और जो कि मोर देन मिलियन टाइम्स ब्राइटर होगा किससे? सन से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। मोर देन मिलियन टाइम्स, मोर देन मिलियन टाइम्स ब्राइटर देन द सन। कौन होगा ये? तो ब्राइटेस्ट सिंगस्ट्रॉन एक्स रेज। ठीक है, और इसको चाइना बिल्ड करने की प्लानिंग कर रहा है। अच्छा, इंडस वन वाज द इंडिया फर्स्ट सिंक्रोट्रॉन। ठीक है, तो इंडस वन जो है इंडिया का फर्स्ट सिंक्रोन है। ठीक है, जायंट रेडियो सोर्स क्या होता है, इसके बारे में आप खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना कुछ नहीं है। दक्ष पोर्टल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये एम्बिशियस प्रपोजल है टू बिल्ड 2 हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप्स। ठीक है, टू स्टडी एक्सप्लोसिव एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज को। ठीक है, तो एस्ट्रोफिजिकल फोर्सेज को ऑब्जर्व करने के लिए हम 2 हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, दक्ष पोर्टल के बारे में ये बता रखा है। गामा रे डिटेक्शन मिशन क्या है? तो एस्ट्रोसेट हमने लॉन्च किया था, याद है तुम्हें? आ भी रखा है यूपीएससी में क्वेश्चन। फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप भी हमारे पास, नासा स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी भी है जो स्टडी करता है गामा रेस को। ठीक है, हाइड्रोजन लाइन क्या है? 21 सेंटीमीटर लाइन है ये हाइड्रोजन लाइन। ठीक है, द फिनोमेना occurs an electron in a hydrogen atom jumps from a higher energy level to low energy one, तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाएगा, तो इसको कहते हैं ये हाइड्रोजन लाइन। ठीक है, जो 21 सेंटीमीटर लाइन होती है। अच्छा दोस्तों, अब स्पेस टेक्नोलॉजी ना, हम इसके पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे, पार्ट सेकंड में कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, फिर मर्ज नहीं हो पाती मेरे आईपैड के अंदर, बहुत दिक्कत आती है, पूरा दिन समय खराब हो जाता है मेरा। इसलिए इसको स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को, उसके फर्दर पार्ट को आगे हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने साइंस एंड टेक को ना 40 पेज तक कंप्लीट कर दिया है। जो भी कंसेप्चुअल था ना वो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट था बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड, वो आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। अब स्पेस डिफेंस ये सब रह गया है, ये तो आप खुद से ही पढ़ सकते हो, वैसे मैं आपको पढ़ा दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा सब चीज़ें। ठीक है,
और इनमें ना ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको रिवाइज करने में या बढ़ाने में, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा डेप्थ में नहीं पढ़ी जाती, ये तो ऊपर से ही पढ़ी जाती है चीज़ें। और ये स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, डिफेंस के बारे में तो आप डेली पढ़ते भी हो, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पार्ट में इसको स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।